तो हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज हम फिजिक्स का लेक्चर लेने वाले हैं, यानी कि फिजिक्स चैप्टर 2 का न्यूमेरिकल करने वाले हैं। पूरे ऑल ओवर चैप्टर का, पूरे चैप्टर में कुल 10 न्यूमेरिकल हम कराने वाले हैं। ये जो न्यूमेरिकल्स हम आपको कराएंगे, जरूरी नहीं है कि यही न्यूमेरिकल डायरेक्ट आपके एग्जाम में आ जाए, लेकिन इसी पैटर्न पे न्यूमेरिकल्स आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। यानी कि जो 10 हमने न्यूमेरिकल्स लाए हैं, पहले तो न्यूमेरिकल्स आपके क्या है, बहुत सिंपल होंगे। यानी स्टार्टिंग में आपको बहुत ही लो लेवल से न्यूमेरिकल्स बताया जाएगा, लेकिन लास्ट में आपको 2 डायग्राम वाले बहुत ही हार्ड लेवल के न्यूमेरिकल्स कराए जाएंगे। तो ये न्यूमेरिकल्स का जो सेशन है, यानी कि जो चैप्टर 2 आपका क्या है, स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, इस चैप्टर का कुल 10 न्यूमेरिकल हम आपको कराएंगे। इसके पहले हमने आपको चैप्टर 1 का न्यूमेरिकल करा दिया है, जिसमें 8 न्यूमेरिकल हमने आपको कराए हैं। 1 घंटे कुछ मिनट की वीडियो है, वो जाके आप देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियो मिल जाएगी। प्लेलिस्ट का नाम क्या है, क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल, ये करके आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। सबसे पहली प्लेलिस्ट ही आपकी फिजिक्स की है। तो चैप्टर 2 में न्यूमेरिकल्स कैसे अरेंज किए जाते हैं, पहले आपको न्यूमेरिकल अप्रोच करना आना चाहिए। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि ऐसे ही चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल्स, डेरिवेशन जो हमने करा रखे हैं और जो केमिस्ट्री के हम चैप्टर वाइज टॉपिक करा रहे हैं, वो आपको मिलती रहे। ज्यादा से ज्यादा आप वीडियो को कर देंगे शेयर, ताकि और भी लोग जुड़ जाएं। और अपना कमेंट या डाउट आप यहाँ पे या हमारे टेलीग्राम चैनल जानकारी नीट की, वहां पे भी पूछ सकते हैं। तो न्यूमेरिकल्स कैसे अप्रोच किए जाते हैं, तो 4 स्टेप में न्यूमेरिकल बोर्ड की एग्जाम में आपको लगाना होता है। अगर आप स्टेप 1 पे ही छोड़ देते हैं, जैसे कि मान लो 3 नंबर का न्यूमेरिकल है, स्टेप 1 लगा के अगर आपने छोड़ दिया, तब पर भी आपको कम से कम 1 नंबर तो उसमें मिलना ही है। यानी कि पहले आप अप्रोच करेंगे कि जो चीजें दी गई हैं, जो वैल्यू दी गई है, वो आप लिखेंगे। जैसे कि इसमें गिवन इट क्या दिया गया है, सबसे पहले दिया है क्वेश्चन में कि 3 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या के गोले को 1 कूलाम आवेश देने पर, यानी आप क्यों, यानी आवेश कितना दे रहे हो, 1 कूलाम, और त्रिज्या कितनी है, 3 सेंटीमीटर। तो किसी भी न्यूमेरिकल में सेंटीमीटर हो, केजी हो, तो उसको आप हमेशा कन्वर्ट करते हैं। जैसे सेंटीमीटर में, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तभी आप न्यूमेरिकल लगाओगे। ऐसे डायरेक्ट अगर लगा दोगे तो आंसर भी आपका सेंटीमीटर में ही आ जाएगा, लेकिन हमको इसको कन्वर्ट करना होगा। तो क्वेश्चन क्या है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को 1 कूलाम आवेश देने पर, या 1 कूलाम आवेश देने से गोले के पृष्ठ पर उत्पन्न विभव की गणना कीजिए। यानी इसमें हमें दिया क्या है, ये पहले लिख लेते हैं। द फर्स्ट स्टेप इज कि गिवन इट, जो चीजें होती हैं वो लिखना होता है। जैसे कि दिया है क्या, इसमें आर की वैल्यू दे दी गई है, यानी त्रिज्या दी गई है, जो कि क्या है, 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर है, तो इसको मीटर में चेंज करेंगे तो आर बराबर क्या हो जाएगा, 3 गुणे 100 का गुणा करना होता है, लेकिन हम 10 घाते -2 भी लिख सकते हैं। 10 घाते -2 मीटर, ये आपका क्या हो जाएगा, आर की वैल्यू आ जाएगी। इसको सेंटीमीटर में नहीं लिखना होता, इसको चेंज ही करना पड़ेगा। तो जब चेंज करेंगे तो 100 का गुणा कीजिए, या फिर आप डायरेक्ट 10 घाते -2 मीटर भी लिख सकते हैं। तो पूरा जो वैल्यू आ जाएगी आर की, यानी त्रिज्या जो हो जाएगी वो क्या होगी, 3 गुणे 10 घाते -2 मीटर। आवेश या जो कूलाम दिया गया है, आवेश क्यों हमको दिया गया है, Q = 1 कूलाम, इसको कूलाम में ही हम रहने देंगे। और हमसे पूछा क्या गया है कि विभव भी ज्ञात कीजिए, विभव भी ज्ञात कीजिए। तो इतना अगर आपने लिख के छोड़ दिया न्यूमेरिकल में, वैसे इतना ही लिख के मत छोड़ देना। अगर इतना ही आपको आ रहा है, इसमें कौन से फॉर्मूले लगने वाले हैं ये नहीं पता चल रहा है, अगर इतना भी आप छोड़ रहे हैं, तो ये आपका स्टेप 1 होगा न्यूमेरिकल अप्रोच करने का। यानी अगर स्टेप 1 पे भी आप छोड़ते हैं तो भी आपको 1 नंबर मिल जाएंगे। अब यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि पूछा क्या गया है, कि पूछा है कि पृष्ठ पर उत्पन्न विभव, यानी v की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। और हमने डेरिवेशन इसका करा रखा है, तो यहाँ पे डेरिवेशन से जो फॉर्मूला आएगा विभव का, वो क्या आएगा, विभव v बराबर आपका हो जाता है क्या, 1/4πε0, 1/4πε0, और ब्रैकेट में आपका हो जाएगा क्या, Q/R। क्योंकि हमको इसमें Q की वैल्यू 3 सेंटीमीटर दी थी, जो कि हमने मीटर में चेंज किया, सॉरी R की वैल्यू मीटर में चेंज की, और Q आपका 1 कूलाम है ही। तो यहाँ पे 1/4πε0 का एक मान होता है, जो कि हमने इसके पहले चैप्टर 1 में करा रखा है, बताया भी है। यहाँ पे भी बता देते हैं कि 1/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है? तो इसकी वैल्यू होती है 9 गुणे 10 घाते 9 गुणे 10 घाते 9, ये इसका मान होता है। तो यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, इस फॉर्मूले में अगर हम वैल्यू रखें, ये तो आपका क्या हो गया, फॉर्मूला ही हो गया। इस फॉर्मूले में सारी वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, विभव v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या है, 9 गुणे 10 घाते 9, ब्रैकेट में चाहे तो लिख सकते हैं या फिर ब्रैकेट हटा ही देते हैं क्योंकि आगे हटाना ही होगा। गुणे में आपका क्या हो जाएगा, क्यू का मान क्या है 1 कूलम, तो 1 बटे आर का मान 3 गुणे 10 घाते -2। ऐसे हमने आपको इसमें वैल्यू पुट कर दी। तो यहां तक अगर आप इतना भी करते हैं तो ये आपका स्टेप 2 में काउंट होगा। ये इतना क्या होगा, आपका स्टेप 2 काउंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इससे भी आपको 1 नंबर मिल जाएंगे। तो स्टेप 2 तक अगर आपको आ रहा है तब पर भी आपको 2 नंबर, मान लो 3 नंबर का न्यूमेरिकल है तो 2 नंबर मिल ही जाना है। कैसे किया हमने, आर की वैल्यू दी थी, क्यू का वैल्यू ये हमको इस पूरे क्वेश्चन में ही दिख रहा है, ये गिवन था पहले से ही। याद क्या करना है, विभव, विभव का फॉर्मूला क्या होता है, v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपान r। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है जो कि हमने पहले ही वीडियोस में बता दी है, 9 गुणे 10 घाते 9 होती है, वो मान रख दिया। बाकी आपका q का मान 1 है, नीचे r की वैल्यू रख दी। अब 3 से ये 9 कट जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो विभव v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 गुणे 10 घाते 9, और ये नीचे माइनस का 2 है, 10 घाते माइनस का 2 है तो ये ऊपर आएगा प्लस का 10 घाते 2 हो जाएगा, और यहाँ पे आके इसके साथ पीछे में गुणा हो जाएगा, यानी 10 घाते 2 यहाँ पे गुणा हो जाएगा। ये माइनस था, ऊपर आएगा प्लस हो जाएगा। ये आपको मैथमेटिक्स है, इसमें हम ज्यादा कुछ आपको समझा नहीं पाएंगे, ये मैथमेटिक्स आपको खुद करनी होगी। मैं चाहती तो यहाँ पे डायरेक्ट ही कैलकुलेट करके आंसर लिख देती, बाकी का कैलकुलेशन आप खुद करते, लेकिन यहाँ पे स्टेप वाइज आपको बता रहे हैं। लास्ट में जो आंसर आएगा क्या आएगा, विभव ही बराबर आ जाएगा आपका 3 गुणे, चूंकि दोनों ही प्लस है तो जुड़ जाएंगे, 10 घाते 11 वोल्ट। ये आपका आ जाएगा मेन आंसर। ठीक है, तो ये आपका न्यूमेरिकल यहाँ पे सॉल्व हुआ, ये क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। कुछ नहीं करना था, बस जो चीजें दी होती हैं उससे पता करना होता है कि इस न्यूमेरिकल में कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है। ये क्वेश्चन खुद ही आपको सजेस्ट करेगा कि यहाँ पे ये फॉर्मूला लगेगा, बस गिवन वैल्यू से आपको पता करनी पड़ेगी, या फिर कभी कभी डायरेक्ट ऐसे बता देता है कि विभव की गणना कीजिए। तो क्वेश्चन 1 आपको समझ में आ गया होगा, ये स्क्रीनशॉट कर लें। फिर क्वेश्चन 2 आपको बताते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका बहुत ही सिंपल है, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इस प्रकार का न्यूमेरिकल बोर्ड एग्जाम में आता है। वैल्यू चेंज होगी, जरूरी नहीं है कि जो वैल्यूज हम लेके आए हैं उसी वैल्यू पे आपको न्यूमेरिकल देखने को मिले, ऐसा नहीं है, लेकिन पैटर्न क्वेश्चन का यही रहता है। 10 क्वेश्चन 10 अलग अलग पैटर्न पर हैं, ताकि आपको क्वेश्चंस किस प्रकार के पैटर्न्स पे पूछे जाते हैं ये पता चल जाए। बस पैटर्न आ गया, उसके बाद आप वैल्यू चेंज कर दो, कुछ भी चेंज कर दो, आप लगा लोगे। तो क्वेश्चन क्या है कि 3 संधारित्र हैं जिनकी धारिताएं दी गई हैं। पहले संधारित्र की धारिता इन्होंने दिया है कि 5 माइक्रो फैराडे, दूसरे का 10 माइक्रो फैराडे, तीसरे का 15 माइक्रो फैराडे। अब कह रहा है कि तीनों को हमने श्रेणी क्रम में जोड़ दिया है। श्रेणी क्रम में जोड़ने का मतलब क्या है कि आप हमेशा जो वैल्यू लिखोगे 1/c, जैसे मान लो धारिता है तो 1/c लेंगे, क्योंकि धारिता को हम C से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो धारिता है, अगर यही कर देता श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जोड़ रहे हैं तो आप R लेते, तो श्रेणी क्रम में कुछ भी जोड़ा जाएगा तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, 1/c इज इक्वल टू, जैसे 3 धारिताएं दी हैं तो C1, C2 और C3, ऐसे करके इसके फॉर्मूले लगाए जाते हैं। सबसे पहले दिया क्या क्या है, हमको 3 धारिताएं दी गई हैं। C1 जो क्या है 5 माइक्रो फैराडे या फैरड, और उसके बाद दूसरी धारिता दी गई है C2 जो कि क्या है 10 माइक्रो फैरड, तीसरी धारिता दी गई है जो कि क्या है आपका 15 माइक्रो फैरड, और हमसे निकालने को क्या कर रहा है कि इनकी तुल्य धारिता निकालिए, यानी कि हमको केवल C का मान चाहिए। तुल्य धारिता यानी कि
C का मान चाहिए। क्वेश्चन में ही बोल दिया है कि क्या क्या दिया गया है। जैसे C1 दे दिया गया है, यानी कि पहली धारिता 5 माइक्रोफैराड है, दूसरी धारिता की वैल्यू जो कि 10 माइक्रोफैराड है, तीसरी धारिता की वैल्यू जो कि 15 माइक्रोफैराड है। इसको आप चाहे फैराड में भी बदल सकते हैं, लेकिन इस वाले फॉर्मूले में चूंकि श्रेणी क्रम वाला फॉर्मूला लगाना है तो हमको इसको फैराड में चेंज करने की जरूरत नहीं है, माइक्रोफैराड में ही हम इसको लगा सकते हैं। अब श्रेणी क्रम के लिए फॉर्मूला क्या होता है, श्रेणी क्रम में अगर जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में अगर प्रतिरोध जोड़ना होता तो हम क्या करते हैं कि 1/R करके लगाते, लेकिन हमको जोड़ना क्या है, धारिता को। तो इसका फॉर्मूला जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1/C इज इक्वल टू, तीन हमको धारिताएं दी गई हैं, C1, C2 और C3। तो क्या हो जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ये फॉर्मूला आपको अरेंज करना आना चाहिए। श्रेणी क्रम में अगर प्रतिरोध दे दे, कुछ भी दे दे, अगर प्रतिरोध देता तो आप क्या करते, 3 प्रतिरोध देते तो आप क्या करते कि C1 की जगह आप लेते R1, C2 की जगह लेते आप R2, C3 की जगह लेते आप R3। समानता क्रम में अगर होता तो हम बटे का जो है वो हटा देते, खाली आपका फॉर्मूला क्या हो जाता, C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। श्रेणी क्रम में होने के नाते इसको हम हमेशा बटे मिलेंगे, यानी कि 1/C1, 1/C2, 1/C3। और समांतर क्रम में ऐसा नहीं होता है, डायरेक्ट आप C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 कर सकते हैं। तो वैल्यू रखेंगे, क्या हो जाएगा 1/C वैसे ही रहेगा। C1 की वैल्यू क्या है 1/5 माइक्रोफैराड है, तो 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/15। तीनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 30 आएगा, क्योंकि 30 5 छक 30 होगा तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, प्लस 10 तिहाई 30, 3 आ गया, और 15 दूनी 30। यहाँ पे ये कॉमन हो रहा है, इससे पता चलेगा कि 30 जो है वो इन तीनों में कॉमन है, क्योंकि 5 से आपका 30 कटता है, 10 से आपकी 30 कट जाएगी और 15 से आपका 30 कट जाएगा। तो यहाँ पे धारिता का क्या वैल्यू आएगी जो कि श्रेणी क्रम में आएगा 1/C इक्वल टू, तीनों को ऐड कर लेंगे जो कि क्या आ जाएगी आपकी 11/30। 11/30 आपका क्या आ रहा है, ये C की वैल्यू आएगी 1/C की वैल्यू, लेकिन हमको चाहिए क्या, केवल C की वैल्यू। ये तो क्या है, किसकी वैल्यू आई 1/C की वैल्यू आई, तो हमको खाली C की वैल्यू चाहिए। तो C के लिए अगर निकालेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, यानी 30 ऊपर चला जाएगा और 11 नीचे आ जाएगा। तो 30/11 माइक्रोफैराड ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं करना था, केवल श्रेणी क्रम का जो फॉर्मूला है वो आपको बनाना आना चाहिए। 3 वैल्यू दी गई थी, 3 धारिताएं दी गई थी, C1 5 माइक्रोफैराड है, C2 10 माइक्रोफैराड है और C3 15 माइक्रोफैराड है। अब चूंकि हमको चाहिए क्या, तुल्य धारिता C, यानी कि श्रेणी क्रम में क्या है 1/C है, लेकिन हमको चाहिए C। तो पहले 1/C में सबकी वैल्यू रखेंगे, फिर वहां से एलसीएम लेंगे, आएगा क्या 1/C का मान आएगा 11/30, लेकिन हमें चाहिए C। तो जब C के लिए निकालेंगे तो 30 ऊपर चला जाएगा, 11 नीचे आ जाएगा, तो 30/11 माइक्रोफैराड ये आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो इसको स्क्रीनशॉट कर लें, फिर तीसरा क्वेश्चन आपको बताते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन क्या है आपका, तीसरा क्वेश्चन है कि 12 पिकोफैराड। अब चूंकि पिकोफैराड दे दिया तो इसको हमको फैराड में चेंज करना ही होगा। अब कैसे चेंज करते हैं वो बताते हैं। इसके पहले जो था वो माइक्रोफैराड में था, आप उसको चेंज कर सकते थे, माइक्रोफैराड को भी फैराड में चेंज किया जाता है, लेकिन चूंकि वहां पे श्रेणी क्रम का क्वेश्चन था ना, तो वहां पे आपको चेंज करने की जरूरत नहीं थी। यहाँ पे आपको पिकोफैराड को किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, फैराड में। पिकोफैराड का मतलब क्या है, पिको का मतलब ये होता है कि आपको 10 घाते -12 का गुणा करना पड़ेगा, चाहे वो फैराड में हो, किसी भी मान अगर पिको है, पिको का मान है, तो आप उसको क्या करेंगे 10 घाते -12 का गुणा कर देंगे, तब वो पिको से चेंज होकर जैसे फैराड में है पिकोफैराड तो वो फैराड में आ जाएगा। अगर माइक्रोफैराड होगा तो यानी कि माइक्रो का मतलब क्या है कि 10 घाते 6 का हमेशा गुणा करना है, चाहे वो माइक्रो में किसी का भी वैल्यू दी हो। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन में दिया क्या है वो लिखते हैं। कह रहा है कि 12 पिकोफैराड का एक संधारित्र 50 वोल्ट की बैटरी
से जुड़ा है। अब चूंकि 12 पिकोफैरेड का संधारित्र है, यानी 12 पिकोफैरेड क्या हो सकती है, संधारित्र की धारिता C हो सकती है। तो यहां से आपको एक वैल्यू पता चल रही है कि C का मान कितना दिया है, 12 पिकोफैरेड। ठीक है, तो हमको पिकोफैरेड में ही तो लेना नहीं है, इसको हमको चेंज करना होगा। अब चूंकि हमने पहले ही बता दिया कि 1 माइक्रो फैरेड को फैरेड में चेंज करने के लिए 10⁻⁻6 का गुणा करते हैं, तब ये फैरेड में चेंज होता है। वहीं अगर 1 पिको फैरेड हो तो इसको हमें 10⁻12 का गुणा करेंगे तो यह आपका फैरेड में चेंज हो जाएगा। यानी 1 पिको फैरेड है तो 10⁻12 का पीछे गुणा कर देंगे जो भी अंक हो उसके साथ। 1 माइक्रोफैरेड है, 10⁻6 का गुणा कर देंगे तो वो फैरेड में चेंज हो जाएगा। ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए क्योंकि न्यूमेरिकल में आप चेंज करके ही लगाते हो। तो यहाँ पे क्या करेंगे, C यानी कि जो आपकी धारिता है वो क्या दी है, 12 पिकोफैरेड। अब 12 पिकोफैरेड को हम चेंज करेंगे किसमें, फैरेड में, 10⁻12 से गुणा करेंगे तो C की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12 पहले से ही है, गुणा करेंगे किसका, 10⁻12 का, 10⁻12 फैरेड। ये आपका चेंज हो गया किसमें, पिको फैरेड से फैरेड में। यानी कि P है 10⁻12 का गुणा कर दो, U है 10⁻6 का गुणा कर दो, बात खत्म। ये आपकी C आ गई। अब दिया क्या है कि संधारित्र को 50 वोल्ट की बैटरी से, यानी कि यहाँ पे V का मान दे दिया। V का मान क्या दिया है, 50 वोल्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन में दो ही चीज आपको दी गई है और पूछ क्या रहा है कि 50 वोल्ट बैटरी से जब जोड़ा जाता है तो संधारित्र में कितनी स्थिर वैद्युत ऊर्जा यानी U संचित होगा। पूछ क्या रहा है कि U की वैल्यू आप याद करें। स्थिर वैद्युत ऊर्जा U का हमने डेरिवेशन आपको करा रखा है, आपको प्लेलिस्ट में सबसे लास्ट की जो प्लेलिस्ट है वहां पे आप ढूंढेंगे तो 35 वीडियो में से आपको ये वीडियो मिल जाएगी जो कि क्या है, स्थिर वैद्युत ऊर्जा को ज्ञात करना। इसका फॉर्मूला क्या होता है स्थिर वैद्युत ऊर्जा का। अच्छा, आप सोचते होंगे कि फॉर्मूला कब, कैसे, कहां से कौन सा फॉर्मूला लगाया जाता है, ये पता नहीं चलता। तो हम बताते हैं कैसे पता चलेगा। क्वेश्चन में सबसे पहले जो चीजें दी होती हैं आपको वो लिखना होता है, ये स्टेप फर्स्ट होता है, पहले ही बता दिया न्यूमेरिकल सॉल्व करने के। तो जैसे यहाँ पे संधारित्र C का वैल्यू दिया था, पिको फैरेड में था, फैरेड में चेंज कर लेंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है, चेंज कर भी लिया। और दूसरा क्या है कि वोल्ट दिया है यानी V दिया है। तो जब C और V दिया है, आपसे U पूछ रहा है, आपको पता होना चाहिए कि स्थिर वैद्युत ऊर्जा को कहते क्या है, U कहते हैं। तो यहाँ पे U का फॉर्मूला आपको पूछ रहा है, यानी स्थिर वैद्युत ऊर्जा निकालने को कह रहा है। बस जो क्वेश्चन में दिया था वो हमने लिख दिया। तो यहाँ से स्थिर वैद्युत ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ये होता है U = 1/2 इंटू में C इंटू V का स्क्वायर। ये आपका स्थिर वैद्युत ऊर्जा का फॉर्मूला होता है, ये आपको याद होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि इसका हमने डेरिवेशन आपको करके बताए हैं। स्थिर वैद्युत ऊर्जा U = 1/2 C इंटू V। अब C की वैल्यू हमने यहाँ पे पिको फैरेड से फैरेड में चेंज किए, वो रखेंगे तो क्या आ जाएगा, U यानी स्थिर वैद्युत ऊर्जा 1/2 फॉर्मूले का ही है। C की वैल्यू क्या है, 12 गुणे 10⁻12 फिर गुणे, अब हमें वोल्ट चाहिए, वोल्ट का मान है 50 और उसका स्क्वायर है तो यानी कि 50 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से देखेंगे कि 2 × 12 ये कट जाएगा तो यहाँ पे आएगा क्या, 6। तो U = क्या आएगा, 6 गुणे 10⁻12 और 50 का जब स्क्वायर करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 2500 आ जाएगा। ठीक है, चूंकि 50 25 होता है, मान लो ये 0 नहीं है तो 5 का अगर स्क्वायर करो तो 25 आएगा। अब एक 0 है उसका भी स्क्वायर करेंगे तो 2 0 हो जाएगा तो 2500। जब 50 का स्क्वायर करेंगे तो 2500 हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हम 2500 का गुणा 6 में करते हैं तो क्या आ जाएगा, 25 छक्का 150 होता है तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, U = 150। ये तो खाली 25 और 6 का गुणा करने पे आया, पीछे 2 0 भी है तो उसको भी ऐड हम कर लेंगे। तो यहाँ पे ये आ जाएगा क्या आपका 15,000। कैसे आया, 25 छक्का 150 होता है, लिख दिया। फिर इसके पीछे 2 0 भी तो है, उसको छोड़ थोड़ी सकते हैं, उसको भी हम ऐड करेंगे और लास्ट में आपका जो 10⁻12 बच रहा है वो भी लिख देंगे, 10⁻−12 भी लिख देंगे। अब यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा अगर अरेंज करना चाहें तो 3 0 आप देख रहे हैं कि 15 के पीछे आपको
ये 3 जीरो दिख रहा है। 3 जीरो का मतलब क्या है कि यहाँ पे 10 घाते -3 है। 10 घाते -3 हजार यहाँ पे वैल्यू दिख रही है ना आपको। 3 जीरो का मतलब क्या है कि एक क्या है 3 जीरो यानी हजार है। हजार को हमने पहले बताया 10 घाते -3 लिखते हैं। तो इसको यहाँ से घटाएंगे तो u की जो आंसर जो आ जाएगा वो क्या आएगा कि u इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁻12 में से हम कितना घटा रहे हैं 10 घाते 3, तो क्या आ जाएगा -8। वैसे तो आंसर क्या आएगा -9, लेकिन हम एक दशमलव लगा रहे हैं इसलिए क्या लिख देंगे डायरेक्ट -8 लिख के। ये आंसर किसमें आ जाएगा आपका जूल में आ जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यूज आपको पुट करनी आनी चाहिए। ये आपका क्या आ गया, यही आपकी आंसर आ गया है। ठीक है, कैसे आया ये हम लास्ट का जो स्टेप है समझा देते हैं कि जब हम 2500 में 6 का गुणा करेंगे तो 150 आ गया, और लास्ट में 2 जीरो 2500 वाले में से ले लेंगे तो क्या आ जाएगा पूरा 15,000। 15,000 का मतलब क्या है कि 15 के साथ गुणा कर रहे हैं 10 घाते -3 का। तो 10 घाते -3 को अगर हम यहाँ पे घटा भी दें, मान लो यहाँ पे हमने 10 घाते -3 को लिख दिया, अब इसको घटाएंगे तो 10 घाते -9 आना चाहिए, आएगा भी। लेकिन यहाँ पे हम दशमलव ले रहे हैं ना, इसको दशमलव में कन्वर्ट करेंगे तो ये 1.5 इंटू 10⁸ जूल आ जाएगा। तो उम्मीद है ये भी आपको समझ में आ गई होगी, ज्यादा हार्ड नहीं था। लेकिन ये जो क्वेश्चन पैटर्न है ये बेहद ही इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ पे स्टार मार्क कर लीजिए। क्यों? क्योंकि इसी पैटर्न पे प्रीवियस ईयर का जो कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं, आप चाहे तो सीरीज उठा के देख सकते हैं। वैल्यू भले ही चेंज है लेकिन पैटर्न आपका यही है। तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 बताते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो आपका है बहुत ही इंपॉर्टेंट है एज अ पॉइंट ऑफ बोर्ड एग्जाम। रीजन ये है कि इसमें 2 वोल्ट का मान दिया है, यानी 2 वोल्ट V1 और V2 दी गई है और एक संधारित्र C का मान दिया गया है। कहा क्या रहा है क्वेश्चन में कि एक 6 माइक्रोफेरेड, चाहे तो माइक्रोफेरेड का वैल्यू चेंज भी कर सकते हैं, अगर नहीं चेंज कर रहे हैं तो आंसर भी माइक्रोफेरेड में ही आएगा, उसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो एक 6 माइक्रोफेरेड के संधारित्र का विभवांतर, 2 विभवांतर दिए गए हैं। एक तो V1 10 वोल्ट है और कह रहा है कि 10 वोल्ट से अगर हम इसे 20 वोल्ट कर दें, यानी V2 20 वोल्ट कर दें तो इसकी स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि। अगर स्थितिज ऊर्जा बस पूछता तो हम क्या निकालते, U की वैल्यू निकालते, लेकिन पूछ क्या रहा है स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि, तो हमें यहाँ पे डेल U निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वोल्ट की वैल्यू 2 दी गई है। जब वोल्ट की वैल्यू 2 हो जाएगी तो हमको इसका डेल U निकालना पड़ेगा, यानी कि 2 स्थितिज ऊर्जाओं का मान निकालना पड़ेगा, क्योंकि 2 जगह वोल्ट दे दिया गया है। संधारित्र भले ही एक जगह दी गई है लेकिन वोल्ट तो 2 जगह दी गई है। तो इस हिसाब से पहले दिया क्या है क्वेश्चन में वो लिख लेते हैं। क्वेश्चन में आपको दिया है संधारित्र C की मान जो कि क्या है 6 माइक्रोफेरेड। इसको फेरेड में नहीं चेंज करेंगे क्योंकि हम आंसर भी माइक्रोफेरेड में ही ला देंगे। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वोल्ट का मान क्या दिया है, पहले वोल्ट का मान दिया है V1 इज इक्वल टू 10 वोल्ट। ठीक है, और सेकेंड वोल्ट का मान क्या है, V2 इज इक्वल टू है 20 वोल्ट। और हमसे पूछ क्या रहा है, स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि, यानी कि हमसे पूछ रहा है डेल U का मान। और आप जानते हैं डेल X हो या Y हो, कुछ भी हो, आपको हमेशा x2 माइनस x1 करना पड़ेगा। डेल U है तो आपको U2 माइनस U1 करना पड़ेगा। डेल V है तो V2 माइनस V1 करना पड़ेगा। डेल T होगा तो T2 माइनस T1 करना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पे डेल U चाहिए, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, इस डेल U के लिए हम क्या करेंगे, स्थितिज ऊर्जा में जो वृद्धि है उसमें से दूसरे स्थितिज ऊर्जा का मान माइनस पहले स्थितिज ऊर्जा का मान कर देंगे। ये फॉर्मूला लगाएंगे। और हमें पता है कि स्थितिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है इसके पहले ही हमने क्वेश्चन में कराया क्या कि U इज इक्वल टू 1/2 इंटू C इंटू V का स्क्वायर। ये नॉर्मल आपका केवल स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला है। स्थितिज ऊर्जा का जब वृद्धि वाले फॉर्मूले में इसको लगाएंगे तो 2 बार हमें ये फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। एक बार U2 के लिए यही फॉर्मूला लिखेंगे, फिर एक बार U1 के लिए यही फॉर्मूला लिखेंगे। अब आप कह रहे होंगे कि हम डेल U क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमको स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि निकालना है और हमें 2 वोल्ट की मान दे दी गई है।
2 वोल्ट देने के कारण आपको ये वैल्यूज भी, ये स्थितिज ऊर्जा का मान भी 2 बार रखना पड़ेगा, यानी आपको ये फॉर्मूला भी 2 बार लगाना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, डेल यू इज इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, पहले तो फॉर्मूला रखेंगे 1/2 इंटू सी इंटू वी का स्क्वायर, माइनस फिर से यही फॉर्मूला लिखेंगे 1/2 इंटू सी इंटू वी का स्क्वायर। ये U2 का मान हो जाएगा, ये U1 का फॉर्मूला हो जाएगा। फॉर्मूला दोनों सेम ही है, बस 2 बार ले रहे हैं क्योंकि हम दोनों विभव का मान रख सके, यानी एक बार 10 विभव का मान रख सके, एक बार विभव का मान 20 रख सके। ठीक है, तो यहां तक आपको क्लियर होगा। ये वैल्यूज फॉर्मूले में, सॉरी क्वेश्चन में दी गई थी। हमने पता किया कि स्थितिज ऊर्जा की वृद्धि निकालनी है तो हमें डेल यू निकालना पड़ेगा। कैसे पता चला डेल यू निकालना है, क्योंकि 2 वोल्ट दिया गया है, 1 वोल्ट दिया गया है 10 वोल्ट, दूसरा 20 वोल्ट, यानी हमें ये V का 2 मान चाहिए। एक बार हम स्थितिज ऊर्जा V2 के लिए निकालेंगे, फिर उसी में से V1 को घटा देंगे। फॉर्मूला स्थितिज ऊर्जा का नॉर्मल ये वाला होता है, इसको U2 माइनस U1 की जगह रखेंगे तो ये U2 के लिए फॉर्मूला और ये U1 के लिए फॉर्मूला हो जाएगा। तो यहां से डेल U अगर निकालें तो 1/2 इंटू सी का वैल्यू हमें 1 के लिए दिया गया है। वैसे चाहे तो इस फॉर्मूले को और सरल कर सकते हैं, यहां से C आप कॉमन कर लें क्योंकि C U2 वाले में भी है और U1 वाले में भी है। तो यहां से हम क्या कर लेंगे, C को कर लेंगे बाहर, ब्रैकेट में क्या खाली आ जाएगा आपका V2 और V1 हो जाएगा। यहाँ पे चूंकि हम U2 और U1 के लिए ले रहे हैं तो यहाँ पे V स्क्वायर जो है वो आपका V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर हो जाएगा। ये हम एक चेंज यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, V2 का स्क्वायर माइनस बचेगा क्या, V1 का स्क्वायर। कैसे किया, हमने कुछ नहीं किया, खाली इस C को हमने कॉमन ले लिया है, यानी 1/2 C को बाहर ले लिया, बचेगा आपका V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर। अब चूंकि हमें V2 और V1 का वैल्यू यहाँ पे पता है, बस अब इसमें हम इस फॉर्मूले को जो हमने अभी अभी अरेंज किया है, इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगा, डेल U इज इक्वल टू 1/2 C की हमको एक ही वैल्यू पता थी इसलिए हमने C को कॉमन कर लिया। अगर C की भी हमको 2 वैल्यू पता होती तो हम डायरेक्ट इस वाले फॉर्मूले में, यानी पहले फॉर्मूले में ही रख देते, इसको हमको इस तरह से अरेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो पता चला हमने C को कॉमन क्यों किया, क्योंकि हमको C की एक ही वैल्यू पता थी। अगर 2 वैल्यू पता होती तो हम पहले वाले फॉर्मूले में ही रख देते और आंसर आ जाता। लेकिन यहाँ पे हम C को कॉमन करेंगे तो यहाँ पे हमको C की वैल्यू क्या दी गई है, 6 माइक्रोफैरेड है, तो 6 ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, V2 का स्क्वायर, V2 क्या है आपका 20, यानी 20 का स्क्वायर माइनस V1 क्या है आपका 10 का स्क्वायर। यहां तक क्लियर है। C को कॉमन इसलिए करेंगे क्योंकि C की एक ही वैल्यू पता है, और यहाँ पे आपका V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर है, तो V2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 20 है आपका, V2 का वैल्यू क्या है 20 वोल्ट है, पहले 10 वोल्ट था, फिर उसको हमने क्या किया 20 वोल्ट बढ़ा के कर दिया, तो 20 वोल्ट का स्क्वायर माइनस 10 वोल्ट का स्क्वायर। यहां तक आप स्क्रीनशॉट कर लें, फिर जो नीचे का पोर्शन है उसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये आपकी लास्ट में वैल्यू आई थी, इसको अगर सॉल्व करें, यानी कि डेल U हमें निकालना था जो कि क्या आया था 1/2 इंटू C आपका 6 है तो 6 लिख दिया था, V2 का स्क्वायर जो कि 20 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर। तो यहां से 2×6 ये कैंसिल हो गया, आएगा क्या डेल U इज इक्वल टू 3, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा आपका, ब्रैकेट में आपका हो जाएगा 20 का स्क्वायर यानी कि 400 माइनस 10 का स्क्वायर यानी कि कितना हो जाएगा 100। ठीक है, अब इसको इसमें से घटा देंगे, क्या आ जाएगा 3 गुणे ये आ जाएगा आपका 300। ठीक है, 3 गुणे 300 आ गया, और इज इक्वल टू डेल U। इसको भी अगर सॉल्व करें तो डेल U इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3 त्रिका 9 यानी 900 माइक्रोजूल। क्योंकि हमने इसको माइक्रोफैरेड में से फेरेड में नहीं चेंज किया था, तो इसलिए आंसर भी आपका माइक्रोजूल में ही आएगा। ठीक है, उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा।
कुछ भी नहीं करना था, बस हमें डेल यू निकालना था क्योंकि हमें 2 वोल्ट दिए गए थे। तो वहां से हमने सी को कॉमन कर लिया था। जब हमने सी को कॉमन किया तो हम V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से सॉल्व करने पर 3 आया और 20 का स्क्वायर 400 माइनस 100 घटा देंगे 300 गुणे 3 यानी कि 900 माइक्रो जूल। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर आपको क्वेश्चन नंबर 5 समझाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 तक तो आपको थोड़ा लो लेवल के क्वेश्चंस मिल रहे थे, तो इतने मजे आपको नहीं आ रहे होंगे। पर क्वेश्चन नंबर 3 से हमने क्वेश्चन का लेवल बढ़ा दिया है, यानी क्वेश्चन नंबर 3 से जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं ये आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पैटर्न्स है। वैल्यूज भले भी चेंज है लेकिन क्वेश्चन पैटर्न जो है ये प्रीवियस ईयर का ही है। तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रीजन है कि इसमें 2 मान आपको निकालने पड़ेंगे। पहले आपको धारिता सी निकालना है, फिर आपको आवेश की गणना करना है। अब आप कहेंगे आपको कैसे पता चल जाता है कि कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है? बताते हैं। पहले देखो ये जो क्वेश्चन है पहले उसको ध्यान से पढ़ते हैं। एक गोलाकार चालक की त्रिज्या दी गई है जो कि 9 सेंटीमीटर है, यानी हमको क्या दे दिया? पहले आर का मान दे दिया जो कि 9 सेंटीमीटर है। अब हम चाहे तो इसको सेंटीमीटर में ही रख के सॉल्व कर सकते हैं या फिर इसको चेंज भी कर देते हैं। 9 का सेंटीमीटर है तो मीटर में चेंज करेंगे, क्या हो जाएगा आपका 10 घाते माइनस 2 का गुणा कर देंगे या फिर 100 का गुणा कर सकते हो आप। ये हमने आपको पहले ही बताया। आर की वैल्यू आपको क्वेश्चन से पता चल गई कि सबसे पहले क्या दिया गया है? गोलीय चालक की त्रिज्या आर दे दी गई है जो कि 9 सेंटीमीटर है। मीटर में चेंज करेंगे तो 100 का गुणा करते हैं या फिर हम 10 घाते माइनस 2 मीटर भी लिख सकते हैं। फिर क्या रहा है कि इसकी धारिता तथा उस आवेश की गणना कीजिए, यानी हमको निकालना क्या है? अब यहाँ से धारिता C को निकालना है, फिर आवेश Q को भी निकालना है। क्वेश्चन से ही पता चल गया कि हमको धारिता C और आवेश Q चाहिए। और क्या दिया है? जिससे इसका विभव 1000 वोल्ट हो जाए। ठीक है, जब हम इसका धारिता और आवेश ज्ञात करते हैं तो जब हम इसको त्रिज्या 9 सेंटीमीटर की है तो अगर हम धारिता और आवेश की गणना करें जिसका इसका विभव क्या हो? 1000 वोल्ट हो, यानी हमको वैल्यू किसकी दे दी? विभव की भी वैल्यू दे दी है। विभव की वैल्यू क्या है आपकी? 1000 वोल्ट है। इसको हम क्या चाहें तो 1000 वोल्ट को 10 घाते माइनस 3 भी लिख सकते हैं, बट अभी ऐसे ही रहने देंगे। तो अब फॉर्मूला क्या लगेगा? ये तो हो गया कि चीजें दी क्या गई हैं क्वेश्चन में। फॉर्मूला क्या लगेगा, कैसे पता चलेगा? चूंकि हमको निकालना है धारिता C और आवेश Q। हम जानते हैं कि शुरू में ही कह दिया है कि एक गोलाकार चालक की त्रिज्या, यानी कि हमको किसकी धारिता निकालनी होगी? गोलाकार चालक की धारिता निकालनी होगी। क्यों? क्योंकि गोलाकार चालक की त्रिज्या दी गई है तो गोलाकार चालक की धारिता भी ज्ञात करनी होगी। और हमने आपको पहले ही एक डेरिवेशन करा रखा है, जरा आपने दिमाग को जोर डालो लाला कि डेरिवेशन क्या करा रखा था? विलगित गोलीय चालक की धारिता जैसे कुछ हमने आपको पढ़ाया था, जरा याद करिए, प्लेलिस्ट में जाके देखें कि गोलीय चालक की धारिता, विलगित गोलीय चालक की धारिता नामक कुछ हमने आपको पढ़ाया था। डेरिवेशन प्रॉपर कराया था। पढ़ाया क्या था? डेरिवेशन कराया था। तो इसका एक फॉर्मूला होता है जो कि शायद आपको याद नहीं होगा क्योंकि आप अंतर्यामी हैं इसीलिए। अब ऐसे क्वेश्चन देख के आपके तो प्राण ही सूख जाते होंगे। ठीक है, तो कैसे होगा? हमें कैसे पता चला? गोलीय चालक दी गई है तो यहाँ से हम विलगित गोलीय चालक की धारिता वाला फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ से पता चला कि पहला जो फॉर्मूला लगेगा, चूंकि पहले हमें क्या करना है? धारिता फिर आवेश निकालना है, यानी पहले C निकालना है फिर Q निकालना है। अब C किसके लिए निकालेंगे? वो गोलीय चालक है तो गोलीय चालक हमेशा विलगित होता है, तो विलगित गोलीय चालक की धारिता का फॉर्मूला लगाएंगे जो कि क्या होता है आपका? C = 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R। ये आपका विलगित गोलीय चालक का फॉर्मूला होता है, ये आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा? वैल्यू क्या हो जाएगी? C = 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का हमने वैल्यू आपको बता ही दी पहले क्वेश्चन में कि 9 × 10 घाते 9 होता है, जो कि प्लस का 9 होता है। ठीक है, प्लस का 9 होता है। तो वीडियो बीच में कट गई थी, यहाँ पे आपको कंटिन्यू कर देते हैं कि C = 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R।
ये आपका क्या है, विलगित गोली चालक की धारिता है, धारिता का फॉर्मूला है। अब चूंकि हमने 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आपको बता रखा है 9 × 10⁹ होता है, तो वो यहाँ पे रख लेंगे। तो क्या हो जाएगा, अब हम ले किसके लिए रहे हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का। यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान रखना कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के लिए ये वैल्यू होती है 9 × 10⁹ होती है, लेकिन यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट नहीं है, यहाँ पे खाली 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। तो यहाँ पे ये वैल्यू हम 1/9 × 10⁹ ले लेंगे। क्यों, क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट नहीं है, केवल 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। तो ये वैल्यू 1/9 × 10⁹ में रखी जाएगी। समझ में आया, बस इतना ही आपको चेंज करना है। और इंटू में आर का वैल्यू आपको दिया ही है, जो कि क्या है 9 × 10⁻²। समझ में आया कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा तो हम 1/9 × 10⁹ लेंगे। अगर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा तो हम डायरेक्ट क्या ले लेंगे, 9 × 10⁹ ठीक है। अब यहाँ से कुछ चीजें कटने वाली हैं। क्या कटने वाला है, 9 से 9 कटने वाला है, और वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, धारिता सी का जो मान आएगा वो आएगा क्या, 10⁻9 है, और यहाँ पे 10⁻2 है। तो क्या हो जाएगा, ये जो 9 है ये बटे में है, ये पूरा 10⁻9 जो है नीचे बटे में है, तो ऊपर जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो 10⁻9 और इंटू में 10⁻2 दोनों जुड़ जाएंगे। तो सी का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 10⁻11 फैरड, -11 फैरड आ जाएगा। तो पहला जो हमें निकालना था धारिता का मान, वो हमने कैलकुलेट कर लिया है। ज्यादा कठिन नहीं था। क्या करना था, गोली चालक की धारिता का एक फॉर्मूला होता है कि 4 × ε0 × r। अब हमने बता ही दिया, क्योंकि 4 × ε0 1/, में नहीं है, तो इसकी वैल्यू जो है उसको हम 1/, में लिखेंगे। क्यों, क्योंकि अगर 1/4 पाई एप्सिलॉन होता तो हम डायरेक्ट 9 × 10⁻9 लिख देते, 1 के अपान में 9 × 10⁻9 नहीं लिखते, लेकिन 1/, में नहीं है तो इसलिए इसका मान हम अपान में लिखेंगे। और चूंकि 10⁻9 नीचे है, बटे में है, ऊपर ले जाएंगे, यहाँ पे प्लस में है तो ऊपर ले जाएंगे माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी 10⁻−9 × 10⁻2 पहले से ही है, 9 से 9 कैंसिल हो गया है। सी यानी धारिता का जो मान आएगा वो 10⁻11 फैरेड आ जाएगा। तो सी की वैल्यू कैसे ज्ञात हुई आपको पता चल गया होगा। यहीं पे हम क्यू की वैल्यू भी ज्ञात कर लेते हैं। ये तो हमारा पहला आंसर निकल के आया धारिता के लिए। अगर हमें सी की वैल्यू चाहिए तो कैसे निकालेंगे, सी का वैल्यू हमें चाहिए, सी का वैल्यू हमने निकाल लिया है, धारिता निकाल ली है, यानी पहला मान हमने फाइंड आउट कर लिया। सेकंड मान हमें चाहिए आवेश का। अब हम जानते हैं कि आवेश क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, आवेश क्यू को हम लिख सकते हैं क्या, क्यू इंटू सी, या क्यू इक्वल टू सी इंटू वी होता है, क्यू इक्वल टू सी इंटू वी होता है। और यहाँ पे वी दिया गया है, इससे हमें पता चलता है कि यहाँ पे जो आवेश का फॉर्मूला लगेगा वी देने के नाते क्यू इंटू वी वाला फॉर्मूला लगेगा, सी इंटू वी वाला फॉर्मूला लगेगा। सी की वैल्यू नहीं पता थी, इसलिए तो पूछा गया कि पहले सी निकालो फिर आवेश निकालो। तो सी निकाले, अब यहाँ से आवेश निकाल लेंगे जो कि क्यू इक्वल टू सी इंटू वी होता है। तो क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी की वैल्यू 10⁻11 गुणे वी की वैल्यू 10⁻, क्या लिख सकते हैं 1000 है, 10⁻3 वोल्ट लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमने पहले कहा कि 1000 को आप 10⁻3, 100 को आप 10⁻2 इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम चाहें तो 10⁻3 भी लिख देंगे, लेकिन पहले आपके लिए यहाँ पे 1000 करते हैं, फिर इसको चेंज करेंगे। तो Q इक्वल टू क्या आ जाएगा 10⁻11 गुणे 10⁻3, ठीक है। अब यहाँ पे ये घाते माइनस माइनस में जुड़ जाएंगी, लेकिन हम लिखेंगे उसको माइनस में ही। तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, जो लास्ट में घटेगा, क्योंकि माइनस माइनस है तो घटना चाहिए, 10⁻11 में से 10⁻3 घटेगा, तो आंसर आएगा 10⁻8। ये आपका किसमें आ जाएगा, ये आपका आएगा कूलाम में, क्योंकि हम आवेश निकाल रहे हैं। आवेश का मान कूलाम में आएगा और धारिता का मान फैरेड में आएगा। तो ये हमने दोनों आंसर या दोनों वैल्यूज निकाल ली हैं। फिर से आपको समझा देते हैं कि आवेश कैसे आया।
आवेश का फॉर्मूला हमें लगाना होगा C इंटू वी। क्यों? क्योंकि हमको C का मान पता है, V का मान दिया है, C का मान हमने निकाला ही था, V का मान हमें पहले से दिया है। तो C की वैल्यू रखी 10⁻⁻11 और V की वैल्यू रखी जो कि 1000 वोल्ट था, उसको हम बाद में पहले तो 1000 वोल्ट में रखे, फिर बाद में कन्वर्ट किए 10⁻³ में, दोनों को घटाएंगे 10⁸ आ जाएगा कूलम आंसर। ठीक है, ये आपका C और Q का आंसर आ गया। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन का लेवल आपको देखने को मिला होगा कि ऐसा क्वेश्चन का लेवल पूछा जाता है। ये क्वेश्चन आपको बोर्ड में अगर आ गया इस पैटर्न का तो 5 नंबर से नीचे तो नहीं ही आने वाला है। तो यहाँ तक स्क्रीनशॉट कर लें और क्वेश्चन नंबर 6 पे हम चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये और भी एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसका पैटर्न भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र के प्रत्येक प्लेट की क्षेत्रफल A दे दिया गया है। क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर है। हम अगर सेंटीमीटर था तो मीटर में बदलने के लिए 10⁻² का स्क्वायर 2 कर रहे थे 10⁻², लेकिन यहाँ पे उसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी हमें 10⁻⁴ का गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्षेत्रफल A = 100 × 10⁻² का स्क्वायर है, यानी कि 10⁻² सेंटीमीटर का स्क्वायर है, सेंटीमीटर का स्क्वायर है। तो अगर हम इसको मीटर में चेंज करेंगे तो A = क्या हो जाएगा 100 × 10⁻⁴ मीटर। 4 क्यों होगा? क्योंकि 10⁻² का भी स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4 यानी 10⁻⁴ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। सेंटीमीटर का स्क्वायर होने के नाते ही हम क्या करेंगे 10⁻² का भी स्क्वायर करेंगे, जिस वजह से मीटर में जब चेंज करेंगे तो 10⁻⁴ का गुणा हो जाएगा। तो ये तो आपको क्वेश्चन से पता चला कि संधारित्र के प्लेट के बीच की क्षेत्रफल हमको पहले A दे दिया गया है तथा दोनों प्लेट के बीच का वैद्युत क्षेत्र E भी दिया गया है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = क्या दे दिया गया है 1000 न्यूटन प्रति कूलम। क्या दे दिया गया है 100 न्यूटन प्रति कूलम। ये E क्या है आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपकी क्या है, ये आपका लिख भी देते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसकी वैल्यू हमको दी गई है 100 न्यूटन प्रति कूलम। और हमसे पूछ क्या रहा है कि प्लेट पर कितना आवेश होगा, यानी हमसे Q की वैल्यू पूछ रही है। अब डायरेक्ट हम यहाँ पे एक फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या कि Q × C × B या Q = C × B का फॉर्मूला लगेगा, लेकिन डायरेक्ट यहाँ पे नहीं लगेगा। पहले आपको समांतर प्लेट संधारित्र के लिए C का धारिता यानी कि धारिता का मान निकालना पड़ेगा। तो यहां से पहले हम C का वैल्यू निकालेंगे, लिखेंगे क्या कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जो कि क्या होती है आपकी, हमने पहले बताया C = होता है ε0 × A/d। ठीक है, ये आपका समांतर प्लेट संधारित्र से C की वैल्यू आ जाएगी, यानी जो हम ये मेन फॉर्मूला रखेंगे आवेश Q निकालने के लिए, यहाँ पे आपको C की वैल्यू पुट करनी होगी। ठीक है, इस प्रकार से विभव भी अगर ज्ञात करना हो तो यहाँ से एक हम पॉइंट जानते हैं कि Q × C × V से हम क्या लिख सकते हैं, Q = C × V से ही हम लिख सकते हैं क्या कि E = होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि E = क्या होता है प्लेटों के बीच का विभवांतर बटे उसके बीच की दूरी, यानी यहाँ पे E का मान आ गया। यहाँ से हमें चाहिए क्या V, हमको V के मान भी तो रखना है इस वाले फॉर्मूले में। लगाना तो हमको मेन आवेश के लिए यही फॉर्मूला है कि धारिता इंटू वोल्ट यानी विभव, धारिता इंटू विभव का ही फॉर्मूला लगाना है, यही आपका मेन फॉर्मूला है जो लगाना है। लेकिन हमें C का वैल्यू और V की वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो E × प्लेटों के बीच की विभवांतर बटे उसके बीच की दूरी, यहाँ से हमें चाहिए विभवांतर V जो कि क्या हो जाएगा E × D। ठीक है, क्लियर है। यहाँ से हमने V का वैल्यू भी निकाल लिया। अब इस C और V को हम इस वाले फॉर्मूले में रखेंगे, यानी Q = C × V की जगह रखेंगे।
तो यहां तक पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर Q इंटू सी इंटू वी की जगह हम C और V का मान रखते हैं, या फिर चाहे तो आपको रख के दिखा भी दे, लेकिन इस बोर्ड में अभी जगह नहीं है, तो यहाँ तक पहले स्क्रीनशॉट करें। फिर इस वाले फॉर्मूले में हम ये वाले दोनों इक्वेशन रखेंगे। अच्छा, आपको लग रहा होगा कि धारिता क्यों निकाला गया, क्योंकि हम जब Q बराबर C इंटू वी है तो C का वैल्यू हमको नहीं दी गई है, धारिता का मान नहीं दिया गया है, इसलिए हम धारिता का फार्मूला निकालेंगे और उस फार्मूले को C की जगह पुट करेंगे। अब हमें V चाहिए था, तो हमको एक फार्मूला पता था कि E इक्वल टू वी इंटू डी होता है, तो यहाँ से V निकालेंगे तो E इंटू डी हो जाएगा, तो यहाँ से V की वैल्यू भी आ जाएगी। तो ये दोनों वैल्यू हमने अपने मन से कैलकुलेट किया है, ठीक है। तो यहाँ तक स्क्रीनशॉट करें, फिर ये दोनों वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं। तो इस फॉर्मूले में हमको C और V का वैल्यू पुट करना है। तो C की वैल्यू क्या दी गई है, Q इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू A अपॉन D इज इक्वल टू V की वैल्यू है E इंटू डी। अब यहाँ से इस फॉर्मूले से ही, चूंकि हमें C और V की वैल्यू नहीं दी गई थी ना, इसीलिए हम C और V को फॉर्मूले सहित रखेंगे। तो D से D कैंसिल आउट हो जाएगा, Q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इंटू A, ठीक है। और अभी आपका E भी इसमें बच रहा है, तो इंटू में E भी हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे, ठीक है। इसको अगर अरेंज करते हैं तो क्या हो जाएगा, E को आगे लिखेंगे तो Q इज इक्वल टू E इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू A, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट इंटू A हो जाएगा। यही आपका फॉर्मूला है जिसमें आपको मान यानी वैल्यूज रखने हैं। अब हमें चूंकि C और V का वैल्यू पता नहीं था, तो हमने फॉर्मूला लगाया ताकि हमें जो वैल्यू पता है हम वो वैल्यू रख सके। हमें E का मान पता है, E का मान क्या दिया है, 100 न्यूटन कूलम प्रति मीटर, और हमें एप्सिलॉन नॉट इंटू A का मान भी पता है। इसीलिए हमने इस फॉर्मूले को लाने के लिए C का ये वैल्यू निकाला और V का ये वैल्यू निकाला, ताकि हमें जो वैल्यूज क्वेश्चन में दिए गए हैं वो यहाँ पे पुट कर सके। इस फॉर्मूले में जब वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू E का मान क्या है, 100 न्यूटन है, तो लिख देंगे 100 गुणे एप्सिलॉन नॉट का मान होता है, यहाँ पे बताते हैं आपको कि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ये इसका मान होता है। तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू रखेंगे तो 8.85 इंटू 10⁻12 इंटू एरिया हमें क्या दिया था, 100 का स्क्वायर, यानी कि हमने जब 100 सेंटीमीटर स्क्वायर था तो इसको मीटर में चेंज किया तो क्या हो गया था, 100 गुणे 10⁻⁻4 हो गया था। यहाँ तक आपको क्लियर है, यहाँ तक आपको दिख भी रहा होगा, या फिर चाहे तो थोड़ा सा इधर वैल्यू सारे पुट कर देते हैं ताकि आपको दिखे। यहाँ पे हम वैल्यू लिख रहे हैं, Q इज इक्वल टू E की वैल्यू हो जाएगी 100 गुणे 8.85 गुणे 10⁻12, और A की वैल्यू हमने निकाली थी क्या, 100 गुणे 10⁻⁻4 निकाला था, रख दिए। अब हम इस 100 और इस 100 को क्या लिख सकते हैं, चूंकि हमने पहले ही बताया है कि 100 को आप लिख सकते हैं 10⁻², तो 2 स्टेप यहाँ पे बढ़ा रहे हैं आपको समझाने के लिए खाली, नहीं तो हम यहाँ पे 10⁻² और 10⁻² को डायरेक्ट 10⁻⁻4 करके लिख सकते थे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10⁻² गुणे 8.85 गुणे 10⁻12 गुणे, इसको भी क्या लिखेंगे 10⁻² और गुणे में लास्ट में आपका 10⁻⁻4 वैसे ही है। अब 10⁻², 10⁻² को जोड़ देंगे, क्या आएगा 10⁻4 गुणे 8.85 गुणे 10⁻12, और लास्ट में आपका जो है ये 10⁻4 वैसे ही रहने देंगे। एक स्टेप खाली आपके समझाने के लिए हमने बढ़ाया है, यहाँ से ये 10⁻4 और 10⁻4 कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, Q का मान जो आएगा वो जो आपका एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है क्या, 8.85 इंटू 10⁻⁻12, यही आपका आवेश निकल के आ जाएगा, यानी यही आपकी आंसर हो जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कुछ नहीं करना था, ये हमने फॉर्मूला निकाला ताकि हम जो देखिए C का और V का वैल्यू नहीं पता था, आवेश का एक ही फॉर्मूला ही है कि C इंटू V करके आप लगाओ। C की वैल्यू V की वैल्यू नहीं पता थी तो हमने पहले फॉर्मूला रखा, वहां से हमने ये एक फॉर्मूला बनाया जिसमें हमें
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और एप्सिलॉन नॉट और A सबकी वैल्यू पता थी। तो यहाँ पे हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो 100 न्यूटन था रख दिया, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ये थी तो रख दी, और यहाँ पे एरिया हमने 100 × 10⁻⁴ निकाला था। 100 को हम 10⁻² लिख सकते हैं, दोनों जगह 10⁻² लिख दिया, चाहते तो डायरेक्ट 10⁻⁴ कर देते। फिर नीचे हमने 100 10⁻² वाला और यहाँ पे जो 10⁻² वाला था दोनों को ऐड कर लेंगे, क्या हो जाएगा 10⁻⁴ गुणे ये वैल्यू आपकी एप्सिलॉन नॉट की है, वैसे ही रहने देंगे, ये वैल्यूज कट जाएंगी, एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू है वही आपका आवेश हो जाएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये लेवल अप वाला क्वेश्चन था, थोड़ा सा आपको हार्ड लगा होगा, लेकिन उम्मीद है अब आपको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ तक स्क्रीनशॉट कर ले, फिर क्वेश्चन नंबर 7 आपको समझा देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये आपका बहुत ही आपके लिए कठिन लगने वाला है, लेकिन है नहीं, क्योंकि इसमें आपको वैल्यूज जो दी गई हैं वो 2 बार संधारित्र की वैल्यू दी गई है। यानी कि आपको क्वेश्चन सबसे पहले क्या कहा गया है कि एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता 18 पिकोफैरेड है। यानी अगर देखा जाए तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या दी गई है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता दी गई है, कि धारिता, और इसका हमको फॉर्मूला अभी अभी आपको बताया कि क्या होता है, C = आप लिख सकते हैं K की वैल्यू वैसे 1 होती है, आप लिखे ना लिखे उसकी कोई मतलब नहीं होगी, K × εo × A/d, ये समांतर प्लेट संधारित्र का फॉर्मूला होता है। अब चूंकि पूरे संधारित्र C का वैल्यू जो दी गई है वो K × εo × A/d होता है, यानी कि जो C का मान है वो इसके बराबर हो सकता है, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि C के बराबर ये होता है, यानी कि जो धारिता का मान होगा, जो 18 पिकोफैरेड यहाँ पे धारिता का मान दिया गया है, इसको हम इसके बराबर लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, क्या कि एप्सिलॉन नॉट, K की वैल्यू आप लिखो ना लिखो उसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि उसका मान 1 होता है। वैसे मेन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C = εo × A/d, तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट × A/d की जगह हम लिख सकते हैं क्या, 18 पिकोफैरेड। इस पूरे के मान के जगह हम 18 पिकोफैरेड लिख सकते हैं, क्योंकि धारिता बराबर ये होता है, यानी इसके बराबर हम, जो कि धारिता की वैल्यू क्या दी गई है 18 पिकोफैरेड, और हमने फॉर्मूले में लिखा है कि एप्सिलॉन नॉट × A/d ये धारिता के ही बराबर होता है, यानी हम इसके बराबर भी 18 पिकोफैरेड लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपका एप्सिलॉन नॉट × A/d की जगह हम जहां भी यूज करेंगे 18 पिकोफैरेड ही लिखेंगे। और क्या दिया है कि यदि प्लेटों के बीच की दूरी जो है, दूरी जो आपकी d होती है, इसको घटाकर 2/3 यानी कि 2/3 कर दी जाए, पहले दूरी जो भी हो मान लो, अब उसको घटाकर 2/3, क्वेश्चन में दिया गया है कि जो दूरी है, दूरी d है, उसको 2/3 यानी कि 2/3 किया जा रहा है। तो यहाँ पे d जो है वो क्वेश्चन में दी गई है, और समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला ये हमने इसलिए लगाया ताकि हम इस पूरे वैल्यू की जगह 18 पिकोफैरेड जो C का मान है वो लिख सकें। ठीक है, और क्या दिया गया है, कर दी जाए तथा उनके बीच परावैद्युतांक यानी K, परावैद्युतांक हमने पहले बताया कि पहले बार जब हम संधारित्र का फॉर्मूला लगाएंगे तो K परावैद्युतांक का रियल वैल्यू जो वायु में होती है वो 1 होती है। तो यहाँ पे 1 रखो ना रखो कोई मतलब नहीं, लेकिन जब हम संधारित्र की धारिता सेकंड धारिता यानी C' जब निकालेंगे तो हमें यहाँ पे K की वैल्यू जो 3 दी गई है, जो ये 3 परावैद्युतांक पदार्थ भरा जा रहा है, ये K की वैल्यू रखनी पड़ेगी। परावैद्युतांक पदार्थ K = 3 क्वेश्चन में ही दिया गया है, और हमसे पूछा क्या जा रहा है कि संधारित्र की धारिता C' को ज्ञात करें। ठीक है, तो क्या क्या थी, पहले समांतर प्लेट की संधारित्र का फॉर्मूला ये होता है, यानी इस पूरे वैल्यू की जगह हम 18 पिकोफैरेड लिख सकते हैं, क्योंकि धारिता की वैल्यू भी 18 पिकोफैरेड है, और हमने बताया कि C = ये होता है, यानी इसकी जगह हम 18 पिकोफैरेड लिख सकते हैं। और जो इस प्लेटों के बीच की दूरी पहले जो भी हो उसको घटाकर 2/3 किया जा रहा है, यानी कि 2/3 d दूरी हो जाएगी, और इस प्लेटों के बीच हमने क्या कर दिया, इस बार
तीन परावैद्युतांक का कोई पदार्थ भर दिया है, यानी अब जो के की वैल्यू हम निकालेंगे सी डैश में, वहां पे के की वैल्यू 3 रखेंगे। पहले में नहीं रखा क्योंकि वो वहां पे पहले के की वैल्यू कुछ नहीं दी गई थी, केवल कहा गया है कि वायु या निर्वात में के की वैल्यू 1 होती है, तो रखो ना रखो कोई मतलब नहीं। तो यहाँ से अब हम क्या निकालेंगे, धारिता। ये तो क्वेश्चन में दिया गया चीजें हैं। अब यहाँ से अगर धारिता निकाले, यहाँ से अगर हम धारिता निकाले तो क्या हो जाएगा, धारिता जो कि सी डैश इस बार होगा, और फॉर्मूला यही रहेगा कि K इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू ए अपान डी। लेकिन इस बार हम K की वैल्यू 3 रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, जो आपका वैल्यू रखने पर मान आएगा, क्या आएगा, सी डैश इज इक्वल टू K की वैल्यू 3 गुणे एप्सिलॉन नॉट ए इंटू डी। इसका पूरा मान जो है वो 18 पिकोफैरेड के बराबर है, पहले ही बता दिया, तो यहाँ पे 18 रख देंगे। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर होगा। और नीचे ये जो डी है, ये इस बार जो डी है वो यहाँ पे पहले आप कैपिटल डी कर लें, वरना आप गलत कर देंगे, क्योंकि दूरी जो है वो कैपिटल डी में होती है। तो यहाँ पे वरना आप कहेंगे डी की वैल्यू तो दी गई है, फिर भी आप डी की वैल्यू निकाल रही हो, लेकिन नहीं, डी की वैल्यू नहीं दी गई है। तो यहाँ पे अब डी जो है, ये स्मॉल डी जो है वो हमको कैलकुलेट करना है, या फिर सॉरी उसकी दूरी जो है वो दी गई है, यहाँ पे स्मॉल डी ही रखो, स्मॉल डी ही रखते हैं, जो कि दी गई है क्या है, 2/3। ठीक है, 2/3। यहाँ पे कंफ्यूजन था, दूरी डी कैपिटल में नहीं रहेगा, स्मॉल में ही रहेगा, इसके वैल्यू हमें दी गई है। समझ में आया। के सी डैश निकालेंगे, जब सी निकालते हैं तो के की वैल्यू 1 रखते हैं, क्योंकि वायु में दी गई है, और वायु में के का मान 1 होता है, रखो ना रखो कोई मतलब नहीं। तो यहाँ से मत रखो, समझ लो। और सी के बराबर इसकी वैल्यू होती है, यानी हम सी जो 18 पिकोफैरेड के बराबर है, इसकी जगह भी हम 18 पिकोफैरेड रख सकते हैं, हमने रख दिया। डी 2/3 है, दूरी 2/3 ले ली, परावैद्युतांक 3 इस बार पदार्थ भरा जा रहा है, तो 3 परावैद्युतांक के इक्वल टू 3। और धारिता, फिर से जब संधारित्र की धारिता पूछेगी तो इस बार सी डैश करके निकालेंगे, और ये फॉर्मूला होता है सी डैश इक्वल टू के इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू ए अपान डी। क्योंकि के की वैल्यू इस बार दी गई है 3, तो रखेंगे एप्सिलॉन नॉट और इंटू ए अपान डी, पूरी की जगह हम 18 रख सकते हैं, लेकिन इस नीचे वाले डी की जगह हम क्या रखेंगे, दूरी वाला वैल्यू इस बार लेंगे। ठीक है, इस बार दूरी वाली वैल्यू लेंगे। तो जब दूरी वाली वैल्यू लेंगे तो अगर हम 2/3 को ऊपर ले जाएं तो क्या हो जाएगा, 2/3 को अगर ऊपर ले जाएंगे तो ये 3 ऊपर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3 त्रिका 9, यानी सी डैश इक्वल टू 9, सी डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 गुणे बटे में 2 आपका नीचे ही रहेगा, खाली हम इस 3 को ऊपर ले जा रहे हैं, और 2 आपका नीचे ही रहेगा, 2 नीचे ही है, और 18 आपका ऊपर ही है, तो क्या हो जाएगा 18, और 2 9 18 हो जाएगा। तो आंसर जो आएगा क्या आएगा, धारिता C इक्वल टू क्या आ जाएगा, 9 और 9 गुणे 9 81 पिको फैरेड। आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा, ज्यादा कठिन नहीं था। पहले हमने एक बार धारिता सी ली और उसके पूरे की जगह 18 पिको फैरेड लिख सकते हैं, क्योंकि धारिता दी गई है, दूरी 2/3 थी और परावैद्युतांक के था। पहले कोई परावैद्युतांक नहीं था, वायु था, तो एक वैल्यू रखो ना रखो कोई मतलब नहीं। लेकिन दूसरी बार परावैद्युतांक आ गया तो हम सी डैश करके निकालेंगे। सी डैश में हम के की वैल्यू रखेंगे और इस पूरे का मान 18 है, लेकिन दूरी 2/3 है, दूरी 2/3 रहने ही देंगे। काली 3 को ऊपर ले जाएंगे, 2 आपका नीचे ही रहेगा, 3 ऊपर ले जाएंगे तो इस 3 के साथ गुणा हो जाएगा, 9 हो जाएगा, बटे 2 ऐसे ही है, 2 से 18 काट देंगे, 9 हो जाएगा, 9 गुणे 9 81 होता है, और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये स्क्रीनशॉट कर लीजिए। थोड़ा सा आपको कठिन लगा होगा बट कठिन नहीं था, ठीक है, यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट कर लें। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, ये आपके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, लेकिन मैं इसे सरल करके आपको समझाऊंगी। पहली बात तो इसको स्टार लगा लें, क्योंकि ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और इस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे पहले क्वेश्चन में दिया क्या है वो देखते हैं। एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का व्यास को हम लिखते हैं डी से, ठीक है, प्लेटों का व्यास डी जो है वो क्या दिया गया है 8 सेंटीमीटर,
और हम इसको मीटर में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, d इज इक्वल टू 8 गुणे 10 घाते माइनस 2 मीटर हो जाएगा। ठीक है, 10 घाते माइनस 2 मीटर हो जाएगा। वैसे हमको इसको मीटर में चेंज करने की जरूरत नहीं है, यानी हम इसको क्या करेंगे, इतना ही रहने देंगे। अब यहाँ से व्यास से हम दूरी ज्ञात कर सकते हैं, चूंकि व्यास से हम दूरी ज्ञात कर सकते हैं, और ये जो दूरी हम ज्ञात कर रहे हैं वो किसके लिए ज्ञात कर रहे हैं, संधारित्र के लिए। संधारित्र की त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं, और त्रिज्या r इज इक्वल टू क्या होता है, व्यास बटे 2 होता है। दूरी नहीं, त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि हमको सबसे पहले क्वेश्चन में दिया क्या है, संधारित्र के प्लेट का व्यास दिया गया है। तो संधारित्र का प्लेट का व्यास 8 सेंटीमीटर है, वैसे ही रहने देंगे। अब चूंकि संधारित्र की बात हो रही है तो प्लेट के व्यास, संधारित्र के प्लेट के व्यास से ही हम संधारित्र की त्रिज्या r निकाल सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे हमने लिख भी दिया संधारित्र की त्रिज्या r, क्योंकि आगे गोले की त्रिज्या भी दी गई है जिसको भी हमें r से ही डिनोट करना है। तो आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए हम लिख भी दिए हैं कि जहां जहां स्मॉल r आएगा आप समझेंगे कि संधारित्र की त्रिज्या की बात हो रही है। तो यहाँ पे अगर निकालेंगे क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू 8 बटे 2 यानी कि 4। अब यहाँ पे r का मान जो है वो 4 सेंटीमीटर आया। इसको चाहे तो हम मीटर में चेंज करेंगे, 10 गुणे 10 घाते माइनस 2 मीटर। ये आपकी क्या आ गई, गोले के लिए त्रिज्या, सॉरी संधारित्र की त्रिज्या आ गई। संधारित्र की त्रिज्या का मान आ गया, संधारित्र की त्रिज्या का वैल्यू आ गया, जिसको हमने स्मॉल r से डिनोट किया है। अब इसी क्वेश्चन में करा है कि संधारित्र की धारिता, यदि संधारित्र की धारिता 100 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले की धारिता के बराबर हो जाए, यानी अब गोले की धारिता देखा जाए, गोले की धारिता, गोले की धारिता में त्रिज्या कितनी दी गई है, गोले की त्रिज्या अगर देखें, जिसको हम क्या करेंगे, कैपिटल R से डिनोट कर रहे हैं, ये 100 सेंटीमीटर दिया गया है। और 100 सेंटीमीटर को हम अगर मीटर में चेंज करेंगे तो 100 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है, 1 मीटर होता है। ये आपका किसका वैल्यू हो गया, जहां भी कैपिटल R आपको दिखेगा आप समझ जाएंगे कि गोले की त्रिज्या की बात हो रही है, और कहीं भी आपको अगर r खाली स्मॉल r दिखता है तो आप समझेंगे कि संधारित्र की त्रिज्या की बात हो रही है। संधारित्र का त्रिज्या दिया नहीं था, हमने व्यास से ही त्रिज्या निकाल ली है, क्योंकि व्यास अपान 2 ही क्या होता है, त्रिज्या होता है। और व्यास 8 था, 8 बटे 2 यानी 4, जो कि 4 सेंटीमीटर संधारित्र की त्रिज्या आई थी। इसको हमने मीटर में चेंज किया तो 4 गुणे 10 घाते माइनस 2 मीटर संधारित्र की त्रिज्या हमने निकाल ली। गोले का त्रिज्या दिया हुआ है और व्यास आपका संधारित्र का व्यास दिया हुआ था। संधारित्र के व्यास से हमने संधारित्र की त्रिज्या निकाली, गोले का त्रिज्या पहले से दिया ही है। तो इतनी चीजें आपको दी हुई हैं। पूछ क्या रहा है कि प्लेटों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अब प्लेटों के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए आपको एक फॉर्मूला लगाना होगा, तो यहाँ तक पहले स्क्रीनशॉट कर ले, तब हम वो फॉर्मूला लगाते हैं। तो इतने मान हमने निकाले थे, व्यास का और गोले की त्रिज्या और संधारित्र की त्रिज्या और गोले की त्रिज्या। फॉर्मूला क्या लगेगा कि संधारित्र के प्लेट की धारिता जो होती है, संधारित्र के प्लेट की धारिता जो होती है वो हमेशा गोले की धारिता के बराबर होती है, गोले की धारिता के बराबर होगी। ये फॉर्मूला आपको लगाना होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि संधारित्र के प्लेट की जो धारिता होगी वो गोले की धारिता के बराबर होगा। और संधारित्र की प्लेट की धारिता का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू ए अपॉन डी होता है। इसको हम किसके बराबर कर देंगे, गोले की त्रिज्या की धारिता का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4। ये गोले की त्रिज्या का या गोले की धारिता का फॉर्मूला है, और ये आपके समांतर प्लेट संधारित्र की त्रिज्या का या धारिता का फॉर्मूला है। यहाँ से आपका एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा। अब चूंकि हमको ए का मान नहीं पता है, हमको खाली डी पता है, आर पता है और कैपिटल आर पता है, तो यहाँ पे ए का मान पहले आपको निकालना पड़ेगा, यानी क्षेत्रफल आपको निकालना पड़ेगा। तो क्षेत्रफल ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर होता है।
पाई आर स्क्वायर होता है। अब हम चूंकि संधारित्र के लिए प्लेटों की धारिता निकाल रहे हैं तो यहाँ पे संधारित्र की ही त्रिज्या ली जाएगी। संधारित्र के लिए प्लेटों की धारिता के लिए क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो यहाँ पे जो त्रिज्या होगी वो संधारित्र की त्रिज्या आर का स्क्वायर होगा, यानी स्मॉल आर का स्क्वायर होगा। स्मॉल आर का मतलब पहले ही आपको बता दिया था कि संधारित्र की त्रिज्या का बात होगा। कैपिटल आर जहाँ आएगा वहां पे गोले के त्रिज्या का बात होगा, यानी गोले की त्रिज्या की वैल्यू वहां पे रखी जाएगी। तो यहाँ पे इस पे अगर हम ए का मान निकालें तो ए इज इक्वल टू पाई वैसे ही रहेगा इनटू आपका क्या है 4 गुणे 10 घाते -2 मीटर में है तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, मीटर में तो इसका भी स्क्वायर करेंगे क्योंकि आर का पूरे का स्क्वायर है तो इस पूरे का हमने ये तो आर की वैल्यू हो गई और इसका स्क्वायर भी कर देंगे तो क्या आएगा पाई और ये 4 चौक 16 तो क्या हो जाएगा 16 पाई गुणे 10 घाते -4 क्योंकि 10 घाते -2 है, 10 घाते -2 का स्क्वायर करेंगे तो 10 घाते 4 और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 पाई वैसे ही। ठीक है, ये आपका मीटर स्क्वायर में वैल्यू आ जाएगी ए की। तो ए का मान हम ये रख सकते हैं। ए का मान कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमको पता है क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। पाई वैसे ही है और आर स्क्वायर हम चूंकि समांतर प्लेट संधारित्र के लिए ले रहे हैं क्षेत्रफल, क्योंकि वहीं पे ए निकालना है। इधर तो आपको ए कहीं दिख नहीं रहा है, ए इधर निकाल रहे हैं तो यहाँ पे जो आर की वैल्यू होगी ये इसके संधारित्र के प्लेट की धारिता का त्रिज्या आर का मान रखेंगे, इसके पूरे का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौक 16 और 10 घाते -2 है तो 10 घाते -4 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगी, यहाँ पे ए की जगह हम लिख सकते हैं 16 पाई गुणे 10 घाते -4 और डी जो कि आपकी क्या है वैल्यू नहीं पता है तो डी हम वैसे ही रहने देंगे। और इधर क्या हो जाएगा 4 पाई गुणे ये इधर आर है, 4 पाई गुणे आर है फॉर्मूले में। ठीक है, हमने 4 लिख दिया था। गोले की धारिता का फॉर्मूला होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। कैपिटल आर हमने बता दिया कि गोले की धारिता है तो यानी कि गोले की त्रिज्या है। गोले की धारिता ले रहे हैं तो उसमें जो आर होगा कैपिटल आर वो गोले की ही त्रिज्या होगी, गोले की त्रिज्या होगी। तो यहाँ पे 4 पाई वैसे ही है और गोले की त्रिज्या का मान कितना दिया था 100 सेंटीमीटर, जिसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 मीटर आया है, यहाँ पे 1 रख देंगे। यहाँ तक क्लियर है, हमने कुछ नहीं किया। समांतर प्लेट संधारित्र का फॉर्मूला जो था वो रख दिया, गोले की धारिता का फॉर्मूला जो था वो रख दिया। अब एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट गया, इधर ए की वैल्यू नहीं पता थी तो पहले क्षेत्रफल निकाल लिया जो कि आया 16 पाई गुणे 10 घाते -4 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे 16 पाई गुणे 10 घाते -4 बटे डी रख दिए। डी की वैल्यू नहीं पता है, यही तो हमको निकालना है, प्लेटों के बीच की दूरी ही तो निकालनी है तो ये वैसे ही रहने देंगे। इधर की वैल्यू हमको पता है, ये आपका कैपिटल आर है यानी कि गोले की त्रिज्या की बात हो रही है तो गोले की त्रिज्या 1 मीटर है और यह संधारित्र की जो त्रिज्या है वो हमने यहाँ पे ए के मान निकालने के लिए निकाला था। ठीक है, अब इसको अगर सॉल्व करें तो कैसे सॉल्व होगा, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये 4 से 16 कट जाएगा, आएगा क्या 4, यानी आंसर क्या आएगा 4 पाई गुणे 10 घाते -4 इज इक्वल टू डी, क्योंकि इधर 1 है यानी कोई मतलब नहीं, डी यानी कि डी बराबर क्या हो जाएगा 4 पाई गुणे 10 घाते 4 मीटर, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही आपकी प्लेटों के बीच की दूरी हो जाएगी। ठीक है, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, ज्यादा कठिन नहीं था। ठीक है, केवल डी का मान आपको ज्ञात करना था। 4 से 16 काट दिया, 4 आ गया, 4 पाई गुणे 10 घाते 4, ये 1 की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी तो डी हम उधर बराबर के लेके जाएंगे। फिर डी को अगर निकालेंगे तो 4 पाई गुणे 10 घाते -4 मीटर आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ तक स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो अब देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर आपका क्या 9 क्या है। हमने पहले शुरू में बता दिया था कि क्वेश्चन नंबर 9 और 10 डायग्राम बेस्ड न्यूमेरिकल हम लेके आएंगे, जिसमें 9वां जो है वो तो सिंपल डायग्राम बेस्ड न्यूमेरिकल होगा, लेकिन 10वां क्वेश्चन आपका हार्ड डायग्राम बेस्ड न्यूमेरिकल होगा। जैसे इसमें सबसे पहले एक डायग्राम दिया है और कह रहा है कि दिए गए परिपथ में
तुल्य धारिता यानी कि पहला जो श्रेणी क्रम में जोड़ा गया 12 और 6 है, दूसरा जो जोड़ा हुआ 6 और 3 श्रेणी क्रम में है, इन दोनों के तुल्य धारिता C की गणना कीजिए। जब ऐसा फिगर आपके सामने आए या फिर ऐसा सवाल आए तो आपको पहले इस 12 और 6 यानी ये जो हमने क्या जोड़ा है श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, इस श्रेणी क्रम का पहले मान निकालना पड़ेगा। फिर इस 6 और 3 के लिए श्रेणी क्रम का मान निकालना पड़ेगा। फिर जब आप दोनों ही श्रेणी क्रम का मान निकाल लेते हैं तो ये जो डायग्राम है वो एक समांतर क्रम में बन जाता है। बीच में आपका ये जो व्हीटस्टोन सेतु का 2 माइक्रोफैराडे मान है। अब चूंकि व्हीटस्टोन सेतु में बीच का वैल्यू नहीं काउंट करते हैं, ये हमने व्हीटस्टोन सेतु जब डायग्राम कराया था तब बताया था, वहां पे गैल्वेनोमीटर लगा होता है। और यहाँ पे जब भी न्यूमेरिकल व्हीटस्टोन सेतु पर आएगा तो जो बीच में जुड़ा हुआ 2 माइक्रोफैराडे या और कोई भी वैल्यू होगी वो काउंट नहीं होगी। इस डायग्राम में पहले हम श्रेणी क्रम में निकालेंगे। आप चाहते तो 12 और 6 को समांतर क्रम में करके भी निकाल सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। पहले हम 12 और 6 को इधर इधर श्रेणी क्रम में जो है, इस श्रेणी क्रम के लिए C का मान निकालेंगे यानी C1, फिर इसके लिए श्रेणी क्रम में C का मान निकालेंगे। तो पहले इस डायग्राम से पहले कैसे हल करते हैं, पहले लिखेंगे कि 12 माइक्रोफैराडे तथा 6 माइक्रोफैराडे क्या है श्रेणी क्रम में है। 12 माइक्रोफैराडे तथा 6 माइक्रोफैराडे जो है ये किस क्रम में है, 6 माइक्रोफैराडे श्रेणी क्रम में है। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, श्रेणी क्रम में है। जब श्रेणी क्रम में होता है तो हमने एक फॉर्मूला आपको बताया था कि 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। क्योंकि 2 ही मान है 12 और 6, तो C1 और C2 तक ही हम रखेंगे। 3-4 मान होते तो हम C3 C4 भी जोड़ देते। अब इसमें अगर वैल्यू रखें, पहले हम क्या ले रहे हैं कि 12 माइक्रोफैराडे है, इसलिए हमने पहले 12 माइक्रोफैराड लिया। फिर 6 माइक्रोफैराडे है तो हमने लिखा 6 माइक्रोफैराडे श्रेणी क्रम में। जो पहले रहेगा पहले उसको ही लिखेंगे। आप ऐसे नहीं कह सकते कि 6 माइक्रोफैराडे तथा 12 माइक्रोफैराडे श्रेणी क्रम में नहीं, पहले 12 माइक्रोफैराडे फिर 6 माइक्रोफैराडे लिखेंगे। इसमें वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/C इज इक्वल टू 1/C1 की जगह 12 प्लस 1/C2 की जगह 6। दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 1/C इज इक्वल टू 12 नीचे हो जाएगा और 12 का 12 प्लस 6 दूनी 12। तो C की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, ऊपर आएगा 3 नीचे आएगा 12, तो यहाँ पे 4 इसका मान आ जाएगा। C1 या कह सकते हैं पहला जो धारिता आया, इस 12 और 6 को जब श्रेणी क्रम में जोड़ा गया तो इसकी जो कुल धारिता आएगी वो 4 माइक्रोफैराडे आएगी। ठीक है, वो 4 माइक्रोफैराडे आएगी। तो 12 माइक्रोफैराडे तथा 6 माइक्रोफैराडे जब श्रेणी क्रम में जुड़े होंगे तो उसकी धारिता 4 माइक्रोफैराडे आएगी। इसी तरह से दूसरा निकालेंगे तो क्या लिखेंगे कि 6 माइक्रोफैराडे पहले है फिर 3 है, तो 6 माइक्रोफैराडे तथा 3 माइक्रोफैराडे श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं या श्रेणी क्रम में हैं। ये भी श्रेणी क्रम में है तो इसके लिए भी वैसे ही फॉर्मूला लिखेंगे। तो क्या होगा इसका फॉर्मूला, इसका भी फॉर्मूला होगा 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। अब इस फॉर्मूले में अगर वैल्यू रखे तो पहला C1 क्या हो जाएगा 6, यानी 1/C बराबर 1/6 प्लस 1/3। इसमें से कॉमन हो जाएगा आपका क्या 6, तो 1/C इज इक्वल टू 6 कॉमन होगा। अब 6 का 6 और 3 दूनी 6, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी उसी की 1/C इज इक्वल टू 3/6 और यहाँ पे जो मान आएगा वो क्या आएगा 2, यानी C2 का जो मान आएगा, या कह सकते हैं जब हम 6 माइक्रोफैराडे और 3 माइक्रोफैराडे को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो इनके बीच की तुल्य धारिता जो आएगी वो C इज इक्वल टू 2 माइक्रोफैराडे आएगी। तो दोनों के लिए हमने धारिता पहले निकाल लिया। अब जब दोनों के लिए धारिता निकालेंगे तो ये डायग्राम कैसे चेंज होगा ये बताते हैं। पहले हमने क्या किया कि इसको श्रेणी क्रम में देखा, ये श्रेणी क्रम में जुड़ा है, इसके लिए श्रेणी क्रम का सूत्र लगाया जो कि 1/C1 प्लस C2 होगा। फिर यहाँ पे इसके बीच का जो धारिता होगा वो 4 माइक्रोफैराडे आ गया और इनके बीच की जो धारिताएं होगी वो 2 माइक्रोफैराडे आ जाएगी। अब ये डायग्राम जो है वो कैसे चेंज हो जाएगा, पहले
ऐसे श्रेणी क्रम में जुड़ा है। अब ये डायग्राम समांतर क्रम में हो जाएगा। तो अब ये डायग्राम कैसे हो जाता है आपका, ये डायग्राम अब समांतर क्रम में हो जाएगा। यानी जो 12 और 6 है, पहले के लिए हमने क्या जो धारिता निकाली है वो 4 माइक्रोफैराडे है, तो 12 और 6 के बीच का जो धारिता होगा वो आपका 4 माइक्रोफैराडे हो जाएगा। और नीचे 6 और 3 था श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ, और इसके बीच की जो धारिता है वो 2 माइक्रोफैराडे आई थी, तो नीचे आपका 2 माइक्रोफैराडे हो जाएगा। और ये आपका किसमें हो जाएगा, समांतर क्रम में हो जाएगा। यानी इस डायग्राम को जो आप श्रेणी क्रम में देख रहे हैं, इसको पहले हल करके सीधे सीधे ऐसे जब कभी भी क्वेश्चन आए डायग्राम बेस पे, तो पहले हम उसको समांतर क्रम में करते हैं। जैसे श्रेणी क्रम में था दोनों, तो दोनों को हमने एक समांतर क्रम में किया। इन दोनों का धारिता इनके बीच का निकाला 4 माइक्रोफैराडे, इनके बीच का निकाला 2 माइक्रोफैराडे। दोनों को ही देखेंगे आप, ये एक दूसरे के समांतर हैं। तो अब हम 4 और 2 के लिए, 4 और 2 समांतर क्रम में जुड़ गए, यानी यही डायग्राम समांतर क्रम में बन गया। अब इस समांतर क्रम के डायग्राम के लिए, यानी कि 4 और 2 के लिए हम क्या निकालेंगे, समांतर क्रम में जब है तो इसके लिए धारिता निकालेंगे। तो यहाँ तक आप पहले स्क्रीनशॉट कर लें, फिर हम इरेज करके इस डायग्राम के लिए धारिता निकालते हैं। तो अगर समांतर क्रम के लिए जो डायग्राम है, अगर इस डायग्राम के लिए हम धारिता का मान निकालें, तो पहले तो हमने कहा कि इस श्रेणी क्रम को समांतर क्रम में बदलना होता है। तो बदले तो इसके बीच की धारिता 4 माइक्रोफैराडे, नीचे वाले का 2 माइक्रोफैराडे। अब दोनों ही एक दूसरे के आमने सामने यानी कि समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, तो 4 माइक्रोफैराडे तथा 2 माइक्रोफैराडे लिखेंगे क्या कि समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम का सूत्र क्या होगा, क्योंकि श्रेणी क्रम का 1/c होता है, तो समांतर क्रम का खाली c होगा। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा क्या, c इज इक्वल टू, दो वैल्यू है 4 और 2 के लिए हम ले रहे हैं, तो c1 प्लस c2, 3 वैल्यू होती तो c3 भी जोड़ देते। अगर इसमें मान रखें तो समांतर क्रम का जो मान आएगा c इज इक्वल टू, c1 क्या है 4 और c2 आपका 2, यानी कि जो तुल्य प्रतिरोध का आंसर आएगा वो क्या आएगा, c इज इक्वल टू 6 माइक्रोफैराडे। यही आपका आंसर होगा। यानी कि पहले श्रेणी क्रम की धारिता प्लस दूसरे श्रेणी क्रम की धारिता ही आपकी क्या हो जाएगी, तुल्य धारिता हो जाएगी। और ये जो डायग्राम ऐसे था, अब ये ऐसा हो जाएगा। यानी कि श्रेणी क्रम को समांतर क्रम में चेंज करना होता है, डायग्राम कैसे भी दिया हो। तो ये स्क्रीनशॉट कर लीजिए। उम्मीद है 9वां क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ज्यादा कठिन नहीं होता ऐसे डायग्राम बेस का क्वेश्चन। अब देखते हैं 10वां क्वेश्चन, जो कि थोड़ा सा आपको डायग्राम उसका ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या है, ये आपको थोड़ा सा कठिन लग सकता है क्योंकि डायग्राम इसका बहुत बड़ा है, देखने में आपको कठिन लगेगा। इसको अब क्या करना होगा, जब ऐसा डायग्राम वाला क्वेश्चन आएगा तो इसमें आपका जो ये ब्रैकेट वाला है, इन सबको हटा के आपको श्रेणी क्रम में करना पड़ेगा। श्रेणी क्रम का मतलब क्या है कि जब दो प्रतिरोध या दो मान एक ही लाइन से जुड़ी हुई है तो उसको श्रेणी क्रम कहेंगे, ये पहले आप समझ लें। और अगर एक दूसरे के ऊपर नीचे हैं, जैसे यहाँ पे 3 माइक्रोफैराडे 3 माइक्रोफैराडे 3 माइक्रोफैराडे, ये आपको समांतर क्रम में देखने को मिलेगा। यानी ये जो मान है, ये पूरा मान समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। और ये अगर 18 माइक्रोफैराडे और इस तीनों का जो योग करेंगे वो 9 माइक्रोफैराडे आएगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। तो श्रेणी क्रम और समांतर क्रम समझ में आ गया। पहले इस डायग्राम में हम छोटा छोटा स्टेप से हल करेंगे, जैसे इसको पहले हटाएंगे और इसको श्रेणी क्रम में बना देंगे, फिर इसको भी सॉल्व करके और एक छोटा सा एक खाली सिंगल एक्सिस की वाला हम बना देंगे, और उसके बाद फिर हम लास्ट में इस 6 माइक्रोफैराडे के जैसा एक ही यहाँ पे डायग्राम हो जाएगा। देखिए कैसे, सबसे पहले इस छोटे वाले को लेकर चलते हैं जो कि समांतर क्रम में जुड़ा है। तो क्या लिखेंगे कि 3 माइक्रोफैराडे 3 माइक्रोफैराडे तथा 3 माइक्रोफैराडे, ये जो है ये तीनों समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। और समांतर क्रम के लिए जो फॉर्मूला हो जाता है वो क्या होगा, C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, क्योंकि 3 वैल्यू है
3 माइक्रोफैराडे, 3 माइक्रोफैराडे, 3 माइक्रोफैराडे। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या बन जाएगा, C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो C इज इक्वल टू क्या आएगा, 3 प्लस 3 प्लस 3, यानी C इज इक्वल टू 9 माइक्रोफैराडे। तो ये डायग्राम अब कैसे चेंज हो जाएगा, पहले ऐसा डायग्राम था, अब ये डायग्राम चेंज होकर छोटा सा हो जाएगा। यानी यही डायग्राम कैसे हो जाएगा, एक सिंगल लाइन में बन जाएगी ये डायग्राम, जिसमें खाली 9 माइक्रोफैराडे होगा। यानी कि अब धीरे धीरे समांतर क्रम में आ रहा है। ये आपका क्या हो जाएगा, अब इसमें खाली जो वैल्यू बचेगी वो वैल्यू होगी आपकी 9 माइक्रोफैराडे। और हमने बताया कि जब दो मान एक ही तार में जुड़े हो, जैसे 18 माइक्रोफैराडे 9 माइक्रोफैराडे एक ही तार में जुड़े हैं, तो ये श्रेणी क्रम होगा। इसके पहले जो ऊपर नीचे था वो आपका समांतर क्रम था। तो पहले समांतर क्रम वाले को हमने हल किया, तो हमने श्रेणी क्रम बना दिया। अब इस श्रेणी क्रम के मान को लेकर हल करेंगे तो इसको भी 6 माइक्रोफैराडे जैसा खाली एक मान वाला बना देंगे। तो अब अगर इसको लेके चले 18 माइक्रोफैराडे और 9 माइक्रोफैराडे को, तो क्या लिखेंगे कि 18 माइक्रोफैराडे तथा 9 माइक्रोफैराडे, जो कि किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, तो श्रेणी क्रम के लिए यही फॉर्मूला 1/C1 प्लस 1/C2 हो जाएगा। दो वैल्यू है 18 माइक्रोफैराडे और 9 माइक्रोफैराडे, तो क्या होगा 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 तक ही लेंगे, क्योंकि दो वैल्यू ही हमको रखनी है। तो अगर इसमें मान रखें तो क्या आ जाएगा, 1/C इज इक्वल टू क्या आएगा, 1/18 प्लस 1/9, दोनों में कॉमन क्या होगा, 1/C इज इक्वल टू 18 कॉमन हो जाएगा, 1 प्लस 2 आ जाएगा। तो यहाँ से 1/C इज इक्वल टू 3/18 आ जाएगा, और 3 6 18 होता है। यानी यहाँ से C का जो वैल्यू आएगा वो 6 माइक्रोफैराडे के ही बराबर आ जाएगा। ठीक है, वो 6 माइक्रोफैराडे के बराबर आ जाएगा। यानी अब ये जो डायग्राम है वो कैसे चेंज होगा, 18 और 9 माइक्रोफैराडे के बीच का जो धारिता आएगी वो 6 माइक्रोफैराडे आएगी। क्यों, क्योंकि ये दोनों श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम का सूत्र ये होता है, मान रखें एलसीएम निकाल के जब हम इसका मान निकालेंगे तो सी का मान ये आ जाएगा। यानी अब ये डायग्राम कैसे हो जाएगा, अभी ऐसा है, पहले बॉक्स हटा तो ये श्रेणी क्रम में आके जुड़ गया। यहाँ पे 3 माइक्रोफैराडे का 3 मान था, तीनों को हल किया तो 9 माइक्रोफैराडे आ गया, इस तरह से आके जुड़ गया। ये फर्स्ट डायग्राम स्टेप है जो हमने चेंज किया। अब सेकेंड क्या चेंज होगा कि इस पूरे को मिटाएंगे ऊपर वाले को, और खाली एक लाइन से दिखा देंगे, जो कि आपकी किसकी हो जाएगी, 18 और 9 के बीच का जो धारिता आई है वो कितनी है, 6 माइक्रोफैराडे। तो देखो दोनों एक दूसरे के समांतर हो गए कि नहीं। हमें यही तो करना था कि पूरे डायग्राम को समांतर क्रम में बनाना था। यानी बड़ा बॉक्स हटाया, फिर श्रेणी क्रम में आया, फिर हमने जब श्रेणी क्रम को हल किया तो फिर से समांतर क्रम में आ गया। अब इन दोनों समांतर क्रम के लिए हम लेंगे धारिता का मान निकालेंगे। तो यहाँ तक पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम समांतर क्रम यानी 6 माइक्रोफैराडे और 6 माइक्रोफैराडे जो समांतर क्रम में है इसके लिए संधारित्र का मान निकालेंगे। तो फिर से समांतर क्रम आ गया जो कि 6 माइक्रोफैराडे और 6 माइक्रोफैराडे है। डायग्राम को हम एकदम छोटा छोटा करके बता रहे हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, इतना सरल करके कोई भी नहीं बताता है। तो 6 माइक्रोफैराडे और 6 माइक्रोफैराडे इसके लिए अगर समांतर क्रम में है तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा धारिता के लिए, C इक्वल टू C1 प्लस C2। समांतर क्रम में C1 प्लस C2, श्रेणी क्रम में 1/C1 प्लस C2। तो यहाँ पे अगर वैल्यू रखेंगे तो 6 और 6 है, तो C इक्वल टू 6 प्लस 6 यानी C इक्वल टू 12 माइक्रोफैराडे। ठीक है, यानी अब ये डायग्राम जो थर्ड स्टेप चेंज होगा वो क्या होगा, ये पूरा हट जाएगा और ये 4 माइक्रोफैराडे से 12 माइक्रोफैराडे आके जुड़ जाएगा। तो कैसे होगा, इस पूरे को आप पहले यहाँ तक स्क्रीनशॉट कर ही लिए होंगे या फिर कर लीजिए। तो अब ये डायग्राम में क्या चेंज होगा, इस पूरे को हटाकर हम एक लाइन में कर देंगे क्योंकि इसके बीच की भी धारिता हमने निकाल दी है। तो जो यहाँ पे आके जुड़ेगा वो क्या जुड़ जाएगा, 12 माइक्रोफैराडे। यहाँ पे इन दोनों के बीच का जो मान था वो 12 माइक्रोफैराडे आके जुड़ गया। यानी अब ये क्या बन गया, पूरी तरह से एक
समांतर श्रेणी क्रम में आके जुड़ गया, क्योंकि देखिए एक ही लाइन से दो मान जुड़े हैं, 4 माइक्रोफैराडे और 12 माइक्रोफैराडे। अब ये श्रेणी क्रम के लिए भी हम धारिता निकालेंगे, और जो अब श्रेणी क्रम के लिए धारिता होगा वही आपका धारिता, जो कि हमको तुल्य धारिता ज्ञात करनी थी पहले, वही आपका तुल्य धारिता का मान है। यानी आप तब तक धारिता निकालेंगे जब तक खाली 2 वैल्यू ना बच जाए धारिता निकालने के लिए, और अगर उसका भी धारिता निकाल लेंगे तो वही आपकी तुल्य धारिता होगी। ठीक है, तो स्टेप वाइज हमने डायग्राम भी आपको बता दिया कैसे कैसे डायग्राम में चेंजेस हो रहे हैं और कैसे कैसे धारिता निकाली जा रही है। तो अब हम 4 माइक्रोफैराडे और 12 माइक्रोफैराडे के लिए धारिता निकालेंगे। तो क्या लिखेंगे कि 4 माइक्रोफैराडे तथा 12 माइक्रोफैराडे किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो यही फॉर्मूला कैसे चेंज हो जाएगा? यही फॉर्मूला चेंज हो जाएगा किसमें? C, अरे 1/C, 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। यहाँ पे अगर इसका वैल्यू रखें तो क्या हो जाएगा कि 1/C इज इक्वल टू C1 का मान है 4 यानी 1/4, C2 का मान है 12 यानी 1/12। दोनों में ही कॉमन क्या होगा? 1/C इज इक्वल टू 12, इसमें से कॉमन हो जाएगा, 12 कॉमन करेंगे और 4 त्याई 12 प्लस 12 का 12, तो 1/C इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 4/12। यानी कि आंसर जो आएगा वो क्या आएगा? तुल्य प्रतिरोध जो आएगा वो तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा आपका क्या? C इज इक्वल टू 3 माइक्रोफैराडे। यही आपका पहला आंसर निकल के आ जाएगा, जो कि क्या है? तुल्य प्रतिरोध, सॉरी तुल्य धारिता। तुल्य धारिता, प्रतिरोध होता तो R से डिनोट करते। तो ये पहले हमें निकालना था क्या कि संधारित्र में दिए गए नेटवर्क बिंदु A और B के बीच तुल्य धारिता पहले ज्ञात करनी थी, जो कि हमने निकाल दिया। तब तक धारिता ज्ञात करेंगे जब तक 2 फैराडे खाली न बच जाए और 2 फैराडे के बीच का मान हमें ना निकालना हो। पहले हमने बॉक्स हटाया, फिर उसको श्रेणी क्रम में किया, फिर उसको बेल किया, उसको समांतर क्रम में किया, उसको श्रेणी क्रम में किया, लास्ट में आपका श्रेणी क्रम में ही बचेगा। और इस श्रेणी क्रम को हल करके जो धारिता आएगी वही आपकी तुल्य धारिता होगी। ये धारिता का ये श्रेणी क्रम के लिए फॉर्मूला है। इसमें हमने वैल्यू रखा तो C1 4 माइक्रोफैराडे, C2 12 माइक्रोफैराडे, एलसीएम लिया, उसको हल करके हमने तुल्य धारिता का मान निकाल लिया। अब हमें क्या चाहिए? दूसरा वैल्यू क्या चाहिए? एक तो हमने एक मान निकाला धारिता का, अब कह रहा है कि 4 माइक्रोफैराडे का अगर संधारित्र की प्लेट हो तो उसके बीच लगने वाला विभवांतर V चाहिए। तो यहाँ तक स्क्रीनशॉट कर लीजिए। विभवांतर V निकालने के लिए पहले हमें आवेश Q का मान निकालना पड़ेगा। तो पहले आवेश Q निकालेंगे, जो कि क्या होता है? Q इज इक्वल टू C इंटू V। C की वैल्यू अभी निकाली हमने, तुल्य धारिता 3 माइक्रोफैराडे। तो क्या रखेंगे? यहाँ पे मान रखेंगे, तो आवेश Q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 3 गुणे V आपका वोल्ट है, जो कि बैटरी का वोल्ट दिया गया है 2 वोल्ट, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। ठीक है, इसका गुणा करेंगे तो 6 आपका आ जाएगा क्या? आवेश। ये 6 कूलाम जो है ये आवेश आ जाता है। अब हमें चाहिए क्या? 4 माइक्रोफैराडे संधारित्र की प्लेट के बीच विभवांतर। तो हम क्या करेंगे कि 4 माइक्रोफैराडे संधारित्र के प्लेट पर लगने वाला विभव को कैलकुलेट करेंगे। और पहले ही आपको पता है कि C इज इक्वल टू क्या होता है? देखा जाए तो C इज इक्वल टू होता है Q/V। तो हमें चाहिए विभव V, तो यहां से जो विभव का फॉर्मूला बनेगा वो बन जाएगा V इज इक्वल टू Q/C। ये आपका विभव का फॉर्मूला बनेगा। पहले आवेश निकालेंगे, क्यों? ताकि हम ये Q का वैल्यू पता कर पाए, क्योंकि विभव के लिए हमें फॉर्मूला पता होगा C इक्वल टू Q/V होता है। तो V बराबर क्या हो जाएगा? Q/C। अगर Q ही नहीं पता चलता तो यहाँ पे आप विभव के जगह Q का मान क्या रखते? तो यहाँ पे मान रखेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो V इज इक्वल टू Q का मान क्या है? 6 कूलाम बटे C आपका क्या था? 3। ठीक है, C आपका 3 था। एक मिनट, V इज इक्वल टू
Q इंटू सी, Q इंटू सी आ गया। और ये जो आपका था तुल्य प्रतिरोध, ये किसका मान था? ए व बी के बीच का तुल्य प्रतिरोध था। ठीक है, तो यहां पे वैल्यू कैसे आएगी? 4 माइक्रोफैराडे है, 4 माइक्रोफैराडे संधारित्र की प्लेट के लिए हम ले रहे हैं, तो यहाँ पे C जो आएगा, C का मान हम 3 न लेकर 4 लेंगे, क्योंकि हम 4 माइक्रोफैराडे के लिए ले रहे हैं, तो इसकी धारिता क्या है? 4 है। इसको अगर भाग देंगे तो V का मान आएगा 1.5 वोल्ट। 1.5 वोल्ट ही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यहाँ पे C दिया है, लेकिन हमें ये तुल्य धारिता वाला C का मान नहीं रखना है। इस 4 माइक्रोफैराडे संधारित्र की प्लेट के लिए हम ले रहे हैं, तो यहाँ पे जो C की वैल्यू होगी वो 4 हो जाएगी। 4 का भाग 6 से देंगे तो 1.5 वोल्ट आपका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है ये आपको क्वेश्चन क्लियर होगा, ज्यादा कठिन नहीं था। इस बेस पे न्यूमेरिकल आपके बोर्ड्स में आते हैं, इवन आए भी हैं आपके बोर्ड्स में ऐसे क्वेश्चन, तो ये आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आएगा। अगर लेक्चर समझ में आ रहा है या वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं या टॉपिक्स आपके क्लियर हो रहे हैं, तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, साथ ही साथ बेल आइकन को कर देंगे प्रेस, ताकि और भी जो टॉपिक्स हैं जो न्यूमेरिकल से वो आपको मिलती रहे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को कर देंगे शेयर, ताकि और भी लोग जुड़ जाएं। अपना डाउट या कमेंट आप यहाँ पे या हमारे टेलीग्राम चैनल जानकारी नीति की, वहां पे भी पूछ सकते हैं। मिलते हैं किसी मजेदार टॉपिक के साथ। थैंक यू। इसके स्क्रीनशॉट कर लीजिए।